वालेकुम एवरीवन। सैयद शुएब शराजी है और मैं इस वक्त गवर्नर सिंध इनिशिएटिव का स्टूडेंट हूँ। और इस सीरीज़ में जो हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं, इसमें हम लोग टारगेट करेंगे मॉडर्न एआई पाइथन को फुली स्क्रैच से लेकर चलेंगे और फिर एडवांस टॉपिक्स के ऊपर भी आएंगे। और देन फ्यूचर हमारा जो है, जिसको हमने फोकस करना है, वो है एजेंटिक एआई। तो सबसे पहले मैं ब्रीफ इंट्रोडक्शन आपको देता चलूँ डिस्कॉर्ड का, कि इस कम्युनिटी को आपने कैसे यूटिलाइज़ करना है। थोड़ा बहुत आप इससे पहले फेमिलियर हो जाएं, फिर देन आपको आसानी होगी कि आपने अगर पाइथन का सेशन लेना है तो फिर आपने कहाँ आना है। और आपको हर टाइम स्लॉट का भी पता चलेगा कि हर दिन कौन से सेशंस चल रहे हैं साइमल्टेनियसली। जिस सेशन को आपने ज्वाइन करना है तो आप इजीली ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपको बताता चलूँ, जब भी आप इस कम्युनिटी को ज्वाइन करेंगे तो फर्स्ट ऑफ़ ऑल यहाँ पर कुछ कैटेगरीज बनी हुई है। इनमें ऑल कोर्स इन्फो, ठीक है, इस पे जाना है आपने। तो यहाँ पर आपके पास आपको पूरी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी कि कौन कौन से कोर्सेज़ यहाँ पर इस टाइम पे चल रहे हैं और इनकी टाइमिंग्स, पूरी डिटेल्स, कहाँ लेक्चर रिकॉर्डेड आपको मिल सकते हैं और कहाँ से जो है आप किस टाइम पे, टाइमिंग मेंशन है और कोर्स का सब कुछ टाइटल वगैरह मेंशन है। तो आप उस टाइम पे वो सेशन आप ले सकते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ़ ऑल आपको ये चीज़ जहन में रखनी है कि यहाँ जब भी इस कम्युनिटी में आएंगे तो आप ऑल कोर्स इन्फो पे जाकर आप चेक कर सकते हैं कि आपको कौन सा कोर्स ज्वाइन करना है और उसकी टाइमिंग आपको प्रॉपर मिल जाएगी, सेशंस की कंप्लीट डिटेल। ठीक है, फिर उसके बाद अगर आपने कोई सेशंस लेना स्टार्ट कर लिए हैं तो उनके इंस्ट्रक्टर का नाम लिखा हुआ होगा, मेंशन होगा। तो उनसे भी अगर आपका कोई क्वेश्चन है या फिर अगर इंस्ट्रक्टर की तरफ से कोई आपके लिए होगा कि कोई मैसेज फॉरवर्ड करना होगा, तो यहाँ पर उन सब के नाम मेंशन हैं। तो इनको भी आप जिसके भी सेशंस ले रहे हैं तो साइमल्टेनियसली चेक करते रहिएगा कि कोई ना कोई मैसेज आपके लिए आया है या नहीं। यहाँ पर भी आपके इंस्ट्रक्टर्स की तरफ से भी कोई ना कोई अपडेट आ रही हो। ठीक है, देन उसके बाद आपके पास एक और कैटेगरी बनी हुई है हेल्प मी की। तो इसमें आपने आना है पाइथन पे। ठीक है, हम लोग पाइथन इसकी सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं। तो आपका कोई भी पाइथन से रिलेटेड कोई क्यूरी होगी या कोई भी आपका एरर आ रहा होगा, आप एरर फेस कर रहे हैं, तो आपने सिंपल इस हेल्प मी की कैटेगरी में पाइथन पे आना है। ठीक है, पाइथन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपके पास ऑप्शन होगा और आपने पूरे का पूरा एरर जो आपके टर्मिनल पे एरर आ रहा होगा ना, पूरा कॉपी करके और यहाँ पर ला के पेस्ट कर। ठीक है, तो जैसे ही आप पेस्ट करेंगे तो यहाँ पर देखिएगा आपको कोई आंसर मिल रहा है उससे रिलेटेड। मतलब ये हमारे पास इस टाइम पे फ़िलहाल एक ही एरर पेस्ट हुआ हुआ है। ठीक है, तो ये टाइम टू टाइम जो है ना, डे बाय डे एरर्स आते जाएंगे। तो ये आपको ये फ़ायदा होगा कि इससे पहले अगर किसी को एरर इनकाउंटर हुआ इस तरह का, तो जैसे ही आप इधर इधर पेस्ट करेंगे तो वो यहाँ पर आपके पास आ जाएगा। अगर नहीं आ रहा तो आपने सिंपल न्यू पोस्ट पे क्लिक करना है। न्यू पोस्ट पे क्लिक करने के बाद यहाँ पर टाइटल में भी वही एरर डाल देना है और यहाँ पर नीचे भी आपने डिस्क्रिप्शन में भी उसका मैसेज जो होगा उसमें भी सेम वही एरर डाल देना। ठीक है, और पोस्ट कर लेना है। जैसे ही मैं चेक कर रहा हूँगा और हमारी टीम में से कोई भी आके यहाँ पर एरर को चेक करेगा तो आपके एरर को कोशिश की जाएगी जल्द से जल्द आपको उसका रिप्लाई। ठीक है, तो फर्स्ट ये चीज़ आप याद रखिएगा कि आपने, अगर आपको कोई एरर फेस कर रहे हैं आप किसी एरर को और वो आपसे रिजॉल्व नहीं हो रहा, तो आप यहाँ पर उसको एज इट इज़ पूरे का पूरा जितना भी एरर आ रहा है वो सेम ला के यहाँ पर आप क्या कर सकते हैं, पेस्ट कर सकते हैं। ठीक है, ये हो गई आपके पास एरर्स की बात कि आपको अगर एरर आ रहे हैं तो उनको सॉल्व करवाना है, कैसे आपने कम्युनिकेशन है हमारे साथ, हमारी टीम के। ठीक है, इसके बाद अगर आप गवर्नर हाउस सिंध के स्टूडेंट हैं तो आपके लिए एक अलग से भी कैटेगरी बनी हुई है। और गवर्नर हाउस से रिलेटेड भी अगर आपको कोई क्यूरीज हैं या कोई कन्वर्सेशन करनी है आपने, तो फिर आप आएंगे नीचे, स्क्रॉल डाउन करेंगे, यहाँ पर गवर्नर सिंध इनिशिएटिव, और उसमें आपने क्या आना है, कहाँ पर आना है,
मॉडर्न एआई पाइथन में, ठीक है। यहाँ पर आकर आप सिंपल यहाँ से सेशंस भी ज्वाइन कर रहे होंगे, और कोई भी कन्वर्सेशन होगी या कोई एरर्स स्पेसिफिकली गवर्नर हाउस के स्टूडेंट्स के होंगे तो वो कहाँ पर आएंगे, मॉडर्न एआई पाइथन और जीएसआई एरर्स में, ठीक है। और यहाँ पर भी सेम आपका कोई भी एरर होगा वो यहाँ पर पेस्ट करेंगे, हम उसको देख के जो भी उसका सॉल्व करके आपको उसका रिप्लाई देंगे, ठीक है। अब इसके बाद ये तो था ब्रीफ इंट्रोडक्शन डिस्कॉर्ड के बारे में, कि डिस्कॉर्ड को आपने कैसे यूटिलाइज़ करना है, उससे थोड़े बहुत आप फेमिलियर हो गए होंगे, ठीक है। अब इसके बाद हम लोग चलते हैं अपने जो हमने आज स्टार्ट करनी है सीरीज़ पाइथन की। तो सबसे पहले मैं आपको शेब थोड़ा, भाई, मैं आपसे एक सवाल पूछूं? जी, जी। शेब भाई, क्या है? जी, जी, आवाज़ आपकी नहीं आई, प्लीज़ दोबारा बोलिएगा। मैं ये कह रहा हूँ कि इस सेशन का जो टाइटल लिखा मॉडर्न एआई पाइथन जीएसआई, सर व्हाट इज जीएसआई? अच्छा, जीएसआई शॉर्ट फॉर्म है गवर्नर सिंध इनिशिएटिव, मतलब ये हम लोग वहाँ से हम लोगों ने ये चीज़ सीखी है, और हम उन्हीं का कंटेंट जो है ना इंशाल्लाह पूरा कवर कराएंगे आपको, ठीक है। वहाँ पर सर जी ज़ियाब सर। और सर आरिफ कासिम रोज़ानी की कोलैब्स उन्होंने नोटबुक्स बनाई हुई है, उनके थ्रू हम लोग ये आपको कवर करा रहे हैं। तो इंशाल्लाह जी ये सर। चीज़ें जो है ना आपको अब आगे जाकर कोलैब्स नोटबुक्स देखेंगे उनकी बनी हुई माशाल्लाह से, तो बहुत फ़ायदा होने वाला आपको। बिल्कुल शुरू से लेकर बेसिक से लेकर चलेंगे, और इनमें प्रॉपर आपको जो है ना फ़ोकस आपका रखा हुआ है एजेंटिक एआई पे, ठीक है। तो जीएसआई जी सर, सिंपल शुक्रिया। गवर्नेंस इनिशिएटिव का जो है ना वो मुखफ़ है, उससे आपका कोई लेना देना नहीं है। आपने इंशाल्लाह यहाँ से पाइथन सीखा, ठीक है। जज़ाकल्लाह सर। अच्छा, इंट्रोडक्शन जो आज का सेशन होने वाला है ना, मैंने टॉपिक उनके मेंशन कर दिए ताकि आपको पता चले कि हम लोग आज क्या क्या कवर करने वाले हैं। देन हम लोग मूव ऑन करेंगे, हमारे पास नोटबुक्स पहले से बनी हुई हैं, हम उन्हीं को कवर करेंगे इंशाल्लाह। और फिर मैं आपको बताऊंगा कि कैसे हमने नोटबुक्स को यूज़ करना है, और वहीं पे कैसे प्रैक्टिस करना है, ठीक है। अच्छा, हमारे पास जो इंट्रोडक्शन होने वाला है पाइथन का, सबसे पहले तो इंट्रोडक्शन होगा कि पाइथन है क्या और किस काम आती है, ठीक है। फिर उसके कोड एग्जीक्यूशन के कोड किस तरह से एग्जीक्यूट होता है पाइथन के अंदर, और देन इसी तरह हमारे पास हम लोग देखेंगे कि पाइथन के अंदर बाइट कोड क्या होता है। इसी तरह हम लोग चेक करेंगे कि पाइथन का जो कोड है वो कंपाइल कैसे होता है। और इसी तरह हम लोग फिफ्थ हमारा टॉपिक जो होगा वो होगा बाइट कोड होता क्या है, और इसी तरह मॉड्यूल कैसे, डिस्क का एक मॉड्यूल होता है वो कैसे वर्क करता है। फिर इंडेंटेशन क्या होती है, और पाइथन डायनेमिकली टाइप्ड लैंग्वेज है, और इसमें ऑप्शनल हिंटिंग भी होती है। ये क्या है, ये सारी चीज़ें हम लोग डीपली कवर करेंगे इंशाल्लाह। तो ये पहले मैंने एक आपके लिए बना दिया कि आपको पता होना चाहिए कि हम आज के सेशन में क्या क्या कवर करने वाले हैं। इंशाल्लाह सेशन के एंड में भी हम लोग इस चीज़ को देखेंगे कि क्या हमने ये सारे टॉपिक कवर कर लिए या नहीं। अच्छा, आपको इंशाल्लाह डिस्क्रिप्शन में लिंक भी मिल जाएगा, और वो आपने क्या करना है, सिंपल उस लिंक पे आप क्लिक करेंगे तो ये आपके पास पेनावर्सिटी और लर्न मॉडर्न एआई पाइथन की गिटअप रिपोजिटरी ओपन हो जाएगी। इस पे फर्स्ट 00 पाइथन कोलैब पे आपने जाना है। देन आपको अब मैं दो चीज़ें बताऊंगा। फर्स्ट, हम लोग आईडीई यूज़ करते हैं कोड लिखने के लिए। तो आईडीई यूज़ करने के लिए हम लोग जो पाइथन के लिए यूज़ कर रहे हैं, या इस सेशन में हम आज जिसको यूज़ करेंगे और आगे आने वाले सेशंस में भी यूज़ कर रहे होंगे, वो होगी हमारे पास गूगल कोलैब, ठीक है। अब ये इसके बारे में थोड़ा सा मैं इंट्रोडक्शन दूंगा, और इसके बारे में इंट्रोडक्शन के बाद जो है ना हम देखेंगे प्रॉपर कि हम लोग उस पे काम कैसे कर सकते हैं। और इसको आप अगर डीपली कवर करना चाहते हैं तो उसके लिए मैं एक लिंक प्रोवाइड करूँगा, तो उसमें आप मज़ीद जाकर और उसको देख सकेंगे, ठीक है। फर्स्ट हमारे पास क्या है, आपने 00 गूगल कोलैब ओपन करना है, ठीक है। और इसमें आप इस गूगल कोलैब के बारे में पूरा पढ़ सकते हैं, ठीक है। मतलब ये है कि आपके पास कोड लिखने के लिए हम जो यूज़ करेंगे वो गूगल कोलैब को यूज़ करेंगे। तो वो होता क्या है उसके बारे में ओवरऑल जितनी भी इंफॉर्मेशन है वो सारी की सारी आपको इधर यहाँ पे मिल जाएगी। इसके ट्यूटोरियल के लिंक्स भी हैं, यहाँ से आप ट्यूटोरियल्स भी देख सकते हैं। उसमें भी पूरे आपको जो है ना बताया हुआ है कि कोलैब होता क्या है, किस चीज़ के लिए यूज़ होता है। तो हम लोग सिंपल सिर्फ एक इंट्रोडक्शन सा ले लेते हैं,
और उसके बाद हम लोग चलेंगे सीधा अपने पाइथन के ऊपर फोकस करें, ठीक है। अब गूगल कोलैब क्या है? ये हमारे पास एक फ्री और क्लाउड बेस्ड इन्वायरमेंट है, ठीक है, दैट अलाउज यू टू राइट एंड एग्जीक्यूट पाइथन कोड इन योर ब्राउज़र। मतलब आपके पास, आपको वी एस कोड क्या था, आपको डाउनलोड करना होता था, IDE अपने पास डाउनलोड करना होता था और फिर आप उसको यूज़ करते थे। लेकिन ये क्या है? क्लाउड बेस्ड है, मतलब आपके पास इंटरनेट पे आपके पास मौजूद होता है और आप अपने किसी भी ब्राउज़र को के थ्रू आप इसको यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। अब हमारे पास क्या है? इट्स particularly popular for machine learning data science projects because it provides free access to GPUs and TPUs, ठीक है। तो ये जो है हमारे पास डेटा साइंस और हमारे पास मशीन लर्निंग के बड़े प्रोजेक्ट्स जो होते हैं ना, उनके लिए भी ये क्या होता है, यूज़ हम लोग कर सकते हैं। और हमारे पास ये क्या देता है? फ्री एक्सेस देता है GPUs की और TPUs की, ठीक है। और जो हमारे पास क्या बनाते हैं, हम हमारे इस टूल को पावरफुल बनाते हैं और हमारा इसमें कोड करने का एक्सपीरियंस जो है ना, वो मज़ीद बढ़ जाता है, ठीक है। अब आप इसको आगे यूज़ करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि कितना हमारे पास फ़ायदा है गूगल कोलैब को यूज़ करने का। और बहुत स्मूथली एक्सपीरियंस है, यूज़र एक्सपीरियंस बहुत स्मूथली है, इसमें एनवायरनमेंट सेटअप की ज़रूरत नहीं होती, सब कुछ आपके पास सेटअप हुआ हुआ आपको मिलता है। आप इजीली बस सिंपल यहाँ पर जाएंगे और आप अपना पाइथन का कोड राइट डाउन करेंगे और उसको रन करके चलाएंगे, ठीक है। दिस ट्यूटोरियल will walk you through the basics of using Google Colab from setting up your environment to execution code and sharing work। आप इसमें एक और फ़ायदा भी है कि आप अपने कोड को राइट डाउन कर सकते हैं, वहाँ पर इसको रन करके चला भी सकते हैं और देन आप जो है ना उसको शेयर भी कर सकते हैं अपने वर्क को, ठीक है। अब हम सिंपल जो है ना, हमारे पास इसका सेटिंग कैसे, आपने स्टार्ट कैसे करना है वो देखते हैं। कि आपने क्रिएट करनी है अपनी एक न्यू नोटबुक और फिर आपने उसको एक्सेस कैसे करना है, उसका लिंक भी प्रोवाइड किया हुआ है। यहाँ से आप इस लिंक पे क्लिक करेंगे तो सिंपल आपके पास जो है ना, ये इस तरह की विंडो ओपन होगी। मेरे पास गूगल से मैंने लॉगिन किया हुआ है तो इस तरह से ओपन हो रहा है। आपके पास पहले लॉगिन का ऑप्शन आएगा तो आप अपने गूगल अकाउंट से सिंपल लॉगिन करेंगे और यहाँ पर न्यू नोटबुक है, इस पर क्लिक करेंगे तो आपकी नोटबुक क्रिएट हो जाएगी, ठीक है। और देन आप उसको शेयर भी कर सकते हैं। लेकिन फ़िलहाल हम लोग न्यू नोटबुक्स क्रिएट नहीं करेंगे क्योंकि हमारे पास जो ऑलरेडी बनी हुई नोटबुक्स हैं सर की तरफ से, सर आरिफ कासिम रुज़ानी की तरफ से, उन्हीं नोटबुक में हम पढ़ेंगे। और हमारे पास ऐसा ऑप्शन है, इसमें फ्लेक्सिबिलिटी है कि हम उसी नोटबुक के अंदर एडिट करके, हमने अगर प्रैक्टिस करनी है तो न्यू सेल बना के वहीं पे प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। लेकिन आपको अगर अपनी नोटबुक बनानी है तो वो इस तरह से बनानी, ठीक है। अब ये सिंपल यहाँ पे लिंक भी प्रोवाइड है, आप यहाँ से बना सकते हैं, ठीक है, नोटबुक अपनी अगर क्रिएट करनी है। और फिर इसमें मज़ीद हम लोग नोटबुक पे जाते हैं तो फिर मैं आपको बताता हूँ कि किस तरह उसको आपने यूज़ करना है और किस तरह से और फीचर्स को जो है ना उसको उससे फ़ायदा उठाना, ठीक है। और अगर आपने डिटेल स्टडी करनी है गूगल कोलैब की तो ये पूरा ट्यूटोरियल आपके पास पड़ा हुआ है, आप इसको पढ़ भी सकते हैं। और अगर आपने वीडियो देखनी है इसके लिए तो वीडियो लिंक्स भी मौजूद हैं, ठीक है। तो फ़िलहाल अगर आप पाइथन बेसिक से लेकर चल रहे हैं तो आपको इतना डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है, साथ साथ आप इसको पढ़ लीजिएगा। लेकिन फ़िलहाल आपको 2-3 चीज़ों का पता होना लाजमी है, वो हम लोग जब फर्स्ट ट्यूटोरियल स्टार्ट करेंगे अभी तो उसमें मैं आपको बता दूंगा कि कैसे आपने इन कोलैब की जो नोटबुक्स बनी हुई हैं इनको आपने यूज़ करना है, ठीक है। अब हम लोग चलते हैं, यहाँ पर 0-0 में कोलैब के बारे में था। अब हमारा इंट्रोडक्शन, आज ये हमारा फर्स्ट लेसन है और इसी तरह से सारे लेसन्स हमारे पास कंप्लीट बने हुए हैं यहाँ पर। तो हम लोग हर सेशन में एक लेसन को कवर करेंगे, कोशिश करेंगे पूरा लेसन कवर करेंगे। तो फर्स्ट आपने इधर क्लिक करना है और यहाँ पर जो आपके पास लिंक है इस पर क्लिक करेंगे तो आपके पास आपका लेसन 1 जो है ना क्या हो जाएगा, ओपन हो जाएगा, ठीक है। अब इसको हम लोग आज कोशिश करेंगे कंप्लीट कवर करें और फिर जो है साथ साथ हर सेशन में हम लोग एक एक लेसन को कवर करते हुए चले जाएंगे, ठीक है। अब हमारे पास आज के लेसन में हमारे पास इंट्रोडक्शन है और कुछ इंट्रोडक्टरी टॉपिक्स हैं पाइथन के। और शुरू में सर ने जो है ना कुछ हमारे पास यूज़फुल लिंक्स दिए हैं जिनके थ्रू आप क्या कर सकते हैं अपने पास, अगर आपने पाइथन लोकली VS कोड में चलानी है तो उसके लिए पाइथन को डाउनलोड भी कर सकते हैं।
और V3 स्कूल का भी लिंक दिया हुआ है, यहाँ से भी पाइथन की डॉक्यूमेंटेशन पढ़ सकते हैं। एक और ट्यूटोरियल है, इसके थ्रू भी आप पाइथन को रीड आउट कर सकते हैं। विजुअल स्टूडियो कोड अगर आपके उसमें नहीं है सिस्टम में, तो आप उसको भी डाउनलोड कर सकते हैं। और कर्सर भी एक IDE है और इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट है, जिसके थ्रू आप क्या कर सकते हैं, अपनी कोडिंग कर सकते हैं। तो उसको भी अगर आपने यूज़ करना है तो उसके लिए भी लिंक है। तो फ़िलहाल अगर आप इसी नोटबुक को यूटिलाइज़ करना चाहते हैं, तो ये लिंक जो है ना, इनके ऊपर जाने की ज़रूरत ही नहीं है। आपने आपने फोकस करना है अपनी पाइथन की बेसिक्स को स्ट्रॉन्ग करने का, और उसके बाद इंशाल्लाह आहिस्ता आहिस्ता आप डिफरेंट IDEs को भी यूज़ करें, ताकि आपको जो है ना हर IDE में काम करना आता हो। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं अपने पाइथन की तरफ कि पाइथन है क्या। ठीक है, और इसका इंट्रोडक्शन लेते हैं और फिर देन हम लोग आगे मूव ऑन करेंगे। तो यहाँ तक अगर किसी का कोई क्वेश्चन है, अगर आपको कोई चीज़ समझ नहीं आई, फ़िलहाल तो हम लोगों ने इंट्रोडक्शन ही दिया है। डिस्कॉर्ड के बारे में थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन मैंने शुरू में दे दी कि कैसे आपने डिस्कॉर्ड को अपने यूटिलाइज़ करना है, और देन हम लोगों ने गूगल कोलैब का ब्रीफ इंट्रोडक्शन देखा। अब इसको मज़ीद में साथ साथ जैसे यूज़ करता जाऊँगा, तो आपको बताता जाऊँगा कि आपने कैसे इसको यूज़ करना है। ठीक है, वैसे यहाँ तक किसी का कोई क्वेश्चन? सर ये जो पाइथन में जो लूप्स होते हैं, जी जी ये इनके ये जो इनमें जो बाज दफा इनमें एरर आते हैं, और इन लूप को क्या लगाना जरूरी है? अच्छा देखें, अभी हम लोग आगे, ये हमारे पास टॉपिक्स आएंगे आगे हमारी सीरीज में। अगर आपके पास कोई एरर आ रहा है, तो मैंने क्लास के स्टार्टिंग में बताया कि आपके पास दो तरह की यहाँ पर चैट के लिए आपके पास कैटेगरीज बनाए हुए हैं। ठीक है, तो कोई भी अगर आपके पास स्पेसिफिक एरर आ रहा है, तो आपने क्या करना है, सिंपल यहाँ पर हेल्प मी की एक कैटेगरी है, उसमें जाना है, और उसके अंदर आपके पास पाइथन की जो है ना, आपके पास स्पेसिफिक ये पाइथन है, तो यहाँ पर अगर कोई भी एरर आ रहा है, यहाँ पर आप पेस्ट कर सकते हैं, आपको उसका आंसर मिलेगा। ठीक है, बाकी हम लोग अपने जो सीरीज स्टार्ट करने वाले हैं, यहाँ पर हमने बिल्कुल स्टार्ट से लेना है। आज इंट्रोडक्शन है पाइथन का, तो ये लूप्स तो थोड़ा सा 2-3 स्टेप्स आगे जाकर 2-3 सेशन के बाद हमारे पास आएगा। काफ़ी डिटेल में हम लोग जितने भी लूप्स हैं उनके हर चीज़ को हम लोग कवर करेंगे। तो क्योंकि अभी इंट्रोडक्शन है, तो इसमें थोड़ा सा क्या हो जाएगा, हम लोग टॉपिक से हट जाएंगे। ठीक है, जी सर, शुक्रिया सर। चले हम लोग इंट्रोडक्शन देखते हैं पाइथन के बारे में। पाइथन क्या है हमारे पास? वर्सटाइल एंड पावरफुल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। अब इसको हम लोग थोड़ा सा स्टेप बाय स्टेप इनको देखेंगे कि कैसे वर्सटाइल है, कैसे पावरफुल है, और वर्ड बाय वर्ड हमारे पास इस पूरे अगर कोलैब को आप देखेंगे, तो यहाँ पर आपके पास हर चीज़ को एक्सप्लेन किया गया है। और अगर कोई डिफ़िकल्ट लगा है कि सर को, कोई स्टूडेंट्स के लिए कोई लफ्ज़ क्या होगा, कोई वर्ड ऐसा है कि जो थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो सकता है, तो सर ने उसको ब्रैकेट में उसके मीनिंग भी बता दी। ठीक है, तो हमारे पास सबसे पहले क्या है कि पाइथन इज़ अ हाई लेवल इंटरप्रेटेड एंड वर्सटाइल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नोन फॉर इट्स सिंप्लिसिटी एंड रीडेबिलिटी। ठीक है, अब इस चीज़ को देखें जो हाईलाइट मैंने किया है, कि हमारे पास क्या है, पाइथन क्या है हमारे पास, एक हाई लेवल, ठीक है, अच्छा इंटरप्रेटेड एंड वर्सटाइल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। अब हमारे पास हाई लेवल, आप इसकी हाई लेवलिटी जब आप इसको, इसका कोड लिख रहे होंगे ना, तो आपको पता चल जाएगा किस तरह से हाई लेवल। अब इसमें एक चीज़ आपको मैं क्लियर करता जाऊँ कि यहाँ पर दो तरह की लैंग्वेजेस होती है हमारे पास, एक होती है लो लेवल लैंग्वेज, एक होती है हाई लेवल लैंग्वेज। ठीक है, लो लेवल लैंग्वेज जो है वो कंप्यूटर के लिए इजी टू अंडरस्टैंड होती है, जो हमारे लिए मतलब एज अ ह्यूमन, एज अ डेवलपर, थोड़ा सा उसको अंडरस्टैंड करना मुश्किल होता है। ठीक है, वो कंप्यूटर अंडरस्टैंड करता है। और हाई लेवल लैंग्वेज क्या होती है हमारे पास, जो डेवलपर अंडरस्टैंड कर सकता है, डेवलपर के लिए इजी टू अंडरस्टैंड होती हैं। जब हम उसका कोड लिखते हैं, तो वो देन हमारे पास लो लेवल लैंग्वेज में कन्वर्ट होकर फिर कंप्यूटर उसको अंडरस्टैंड करता है। देन हमारे पास सेकंड पॉइंट क्या है कि ये इंटरप्रेटेड लैंग्वेज है। इंटरप्रेटेड का मतलब ये है कि ये लाइन बाय लाइन क्या होती है, एग्जीक्यूट होती है। क्या होती है? लाइन बाय लाइन एग्जीक्यूट होती है। थर्ड हमारे पास क्या है, वर्सटाइल लैंग्वेज है। वर्सटाइल होने का सबूत में थोड़ा सा एक दो स्टेप्स आगे जाकर आपको बताऊंगा कि कैसे वर्सटाइल लैंग्वेज है। ठीक है,
अब ये क्या है, क्रिएटेड बाय, किसने क्रिएट की, का नाम लिखा हुआ है गॉडो वैन रोसम, और इट emphasizes code clarity and supports multiple programming paradigms like procedural, object oriented and functional programming। ठीक है, आई थिंक किसी का माइक ओपन है, प्लीज़ माइक क्लोज कर दें ताकि थोड़ी बहुत क्लास में डिस्टर्बेंस हो रही। अच्छा, अब ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, इसमें जोर दिया गया है किस चीज़ पे, कि कोड जो आप लिखेंगे वो क्या हो, क्लियर हो, आपका कोड की क्लियरिटी को जो है ना उसको फोकस रखा गया है। उसके बाद इन्होंने बताया कि हमारे पास प्रोग्रामिंग पैराडाइम्स में डिफरेंट है, मल्टीपल है, ज़्यादा है, एक से ज़्यादा। अब उनमें कौन कौन से हैं, प्रोसीजरल, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड एंड फंक्शनल प्रोग्रामिंग। मतलब हमारे पास पैराडाइम होता है, उसका स्ट्रक्चर, उसको लिखने का तरीका। अब हमारे पास प्रोग्रामिंग मतलब आप जो कोड लिखेंगे तो लिखने के लिए इसके अंदर, इस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर, पाइथन के अंदर डिफरेंट जो है ना प्रोग्रामिंग पैराडाइम्स हैं, मतलब कोड लिखने के डिफरेंट तरीके हैं। उनमें आपके पास प्रोसीजरल मेथड आता है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड आता है, फंक्शनल प्रोग्रामिंग मेथड है। इनको हम आगे इसी कोलैब में आज ही इस सेशन डिटेल में देखेंगे कि प्रोसीजरल क्या होता है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड क्या होता है, फंक्शनल क्या होती है। ठीक है, अब हमारे पास क्या है, पाइथन एक्सटेंसिव स्टैंडर्ड लाइब्रेरीज एंड कम्युनिटी सपोर्ट मेक इट आइडियल फॉर वेब डेवलपमेंट। ठीक है, वेब डेवलपमेंट के लिए जो है ना ये आइडियल हमारे पास क्यों है, क्योंकि हमारे पास इसके अंदर बहुत ज़्यादा जो है ना हमारे पास स्टैंडर्ड लाइब्रेरीज मौजूद हैं। ठीक है, और इसको सपोर्ट, कम्युनिटी का सपोर्ट अच्छा खासा है, जिसकी वजह से ये हमारे पास आइडियल है वेब डेवलपमेंट के लिए भी, डेटा एनालिसिस के लिए भी, एआई के लिए भी, ऑटोमेशन के लिए भी, और डिफरेंट चीज़ों के लिए। और अभी जो न्यू चीज़ आई है हमारे पास एआई, एजेंटिक एआई, तो उसमें भी हमारे पास पाइथन का बेतहाशा यूज़ है। आगे हम लोग जब इन सेशंस को, कुछ 5-6 शुरू के सेशंस बेसिक हैं, उसके बाद हम लोग मॉडर्न एडवांस जो टॉपिक्स कवर करेंगे तो वो सारे के सारे बेस्ड है एजेंटिक एआई पे। ठीक है, अब हमारे पास इट्स क्रॉस प्लेटफॉर्म compatibility and beginner friendly syntax have made it one of the most popular languages worldwide। ठीक है, तो वर्ल्ड वाइड जितनी भी लैंग्वेज हैं उसमें इसको पॉपुलर बनाने का एक और जो चीज़ है वो क्या है कि इसका बिगिनर फ्रेंडली सिंटैक्स है। मतलब आप इसका सिंटैक्स देख रहे होंगे तो बहुत ही इजी टू अंडरस्टैंड। ठीक है, अब हमारे पास क्या है कि पाइथन एजेंटिक एआई में पाइथन का क्या काम है, क्या रोल है इसका। पाइथन प्लेज अ क्रूशियल रोल इन एजेंटिक एआई। एजेंटिक एआई में भी जो है ना पाइथन एक का अहम किरदार है, इनेबलिंग ऑटोनोमस एजेंट्स टू परसीव, रीजन एंड एक्ट। मतलब एजेंटिक एआई के भी जो हम टास्क परफॉर्म करा रहे होंगे ना एजेंटिक एआई में, जब आगे इसको पढ़ेंगे आप लोग एजेंटिक एआई को, तो उसमें भी हमारे पास पाइथन ही हम लोग यूज़, और डिफरेंट फ्रेमवर्क्स जो एजेंटिक एआई के लिए यूज़ होते हैं, जैसे कि लैंगचेन है हमारे पास, क्यू एआई है, माइक्रोसॉफ्ट का ऑटोजन है, ऑटो जीपीटी है, ओपन एआई एपीआईज जो हैं उनमें भी पाइथन यूज़ हो रही है। और अभी हमारे पास नया जो आया है ओपन एआई का एजेंटिक एसडीके जो है वो हमारे पास, उसमें भी जो है ना हमारे पास पाइथन ही यूज़ हो रही है। ठीक है, पाइथन फैसिलिटेट एलएलएम ड्रिवन वर्कफ्लोज, डिसीजन मेकिंग, सेल्फ इम्प्रूविंग एआई। मतलब हमारे पास जितने भी एलएलएम्स के फ्लोज जो हम लोग बना रहे होते हैं, एलएलएम्स को रेडी कर रहे होते हैं, और डिसीजन मेकिंग जो एलएलएम कर रहा होता है, या फिर उसको सेल्फ इम्प्रूविंग एआई, हमारे पास आजकल जितने भी एलएलएम मॉडल्स चल रहे हैं, तो इन सब के पीछे जो है ना हमारे पास कोड कौन सा लिखा हुआ है, पाइथन का लिखा हुआ है। ठीक है, तो हमारे पास ये सब, इन सब चीज़ों को देखा जाए ना तो हमारे पास पाइथन की अहमियत बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। ठीक है, इट्स रिच इकोसिस्टम सपोर्ट सीमलेस इंटीग्रेशन ऑफ एनएलपी, नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग। ठीक है, रेनफोर्समेंट लर्निंग एंड ऑटोमेशन फॉर बिल्डिंग इंटेलिजेंट एजेंटिक सिस्टम्स। ठीक है, तो ये जो है हमारे पास एजेंटिक सिस्टम जो भी है हमारे पास, अब हमारे पास जो नई चीज़ें आ रही हैं वो सारी की सारी किसके ऊपर बेस्ड है, पाइथन के ऊपर। ठीक है, हमारे पास प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस कुछ मेंशन की हुई हैं, तो इनके नाम जस्ट देख लें कि डेटा साइंस और उसके एनालिटिक्स में जो है ना पाइथन का एक्सटेंसिव यूज़ हो रहा है, एजेंटिक एआई में बहुत ज़्यादा यूज़ हो रहा है, मशीन लर्निंग में, नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग में, कंप्यूटर विजन में, रोबोटिक्स में, वेब डेवलपमेंट में, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड मशीन लर्निंग में,
ऑटोमेशन एंड स्क्रिप्टिंग में, साइंटिफिक कंप्यूटिंग में, साइबर सिक्योरिटी में और इंटरनेट ऑफ थिंग्स IoT में भी इवन क्या हो रहा है, पाइथन का ही यूज़ हो रहा है। अब दीज एप्लीकेशन मेक पाइथन अ वर्सटाइल एंड इन डिमांड लैंग्वेज इन द इंडस्ट्री। देखिए वर्सटाइल लैंग्वेज क्यों कहा था हमने पाइथन को, ये इतनी सारी एप्लीकेशंस में हमारे पास क्या होती है, यूज़ होती है। इट्स सिंप्लिसिटी, फ्लेक्सिबिलिटी एंड एक्सटेंसिव लाइब्रेरीज मेक इट पॉपुलर चॉइस फॉर डेवलपर एंड डेटा साइंटिस्ट। मतलब डेटा साइंटिस्ट और डेवलपर्स इसको क्यों चूज़ करते हैं कि इसके अंदर बहुत ज़्यादा फ्लेक्सिबिलिटी मौजूद होती है, सिंप्लिसिटी है और एक्सटेंसिव लाइब्रेरीज को सपोर्ट करती है। पाइथन सिंप्लिसिटी एंड एक्सटेंसिव लाइब्रेरीज मेक इट एन आइडियल चॉइस फॉर बिल्डिंग एजेंटिक एआई। मतलब एजेंटिक एआई में भी इसको सिंप्लिसिटी और एक्सटेंसिव लाइब्रेरीज की वजह से ही है। ठीक है, और अब हमारे पास है कि पाइथन का कोड जो है वो हमारे पास कैसे वर्क करता है, तो वर्क फ्लो हम लोग देखते हैं। और थोड़ा सा मैं जूम आउट कर लेता हूँ ताकि आपको पूरी डायग्राम नज़र आए, और फिर हम इसको देखते हैं कि यहाँ हमारे पास थोड़ा सा कंपैरिजन किया हुआ है एक डायग्राम में। देन हमारे पास कंप्लीट सिर्फ पाइथन के लिए भी एक डायग्रामेटिकली फ्लो बना हुआ है जिसको आप इजीली। अब हमारे पास 3 लैंग्वेजेस आप यहाँ से ले लें। एक यहाँ पर डिफरेंट और भी लैंग्वेजेस हैं, लेकिन हमारे पास सिंपल यहाँ पर C++ को मेंशन करें इस कॉलम से, और इस कॉलम में आपके पास जावा लैंग्वेज आ गई और यहाँ पर पाइथन आ गई। ठीक है, अब ये हमारे पास इनका कोड वर्क कैसे करता है इसको यहाँ पर समझने की ज़रूरत है कि आपके पास पाइथन आप पढ़ तो रहे हैं, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि पाइथन का बिहाइंड द सीन इसका कोड कैसे एग्जीक्यूट होता है, कैसे हम कोड को लिखते हैं और वो हमारे पास आउटपुट कैसे प्रोड्यूस। ठीक है, अब सबसे पहले C++ में क्या होता है और उसके अलावा जो गो लैंग्वेज है और C लैंग्वेज है, इसमें क्या होता है, ये हमारे पास कंपाइल्ड लैंग्वेज कहलाती हैं। क्या कहलाती हैं? कंपाइल्ड लैंग्वेजेस। अब इनमें क्या होता है, हमारा जो सोर्स कोड होता है, जो कोड हम लोग लिखते हैं वो कंपाइल होता है, कंपाइलर के थ्रू कंपाइल होता है और मशीन कोड बनता है उससे। और देन ये हमारा जो ये फर्स्ट कॉलम्स बने हुए ना यहाँ से, ये डेवलपमेंट का जो है हमारे पास इन्वायरमेंट है। ठीक है, यहाँ पर डेवलपमेंट हो रही है। अब सोर्स कोड कंपाइल होता है मशीन कोड में, देन मशीन कोड क्या होता है, फिर रन टाइम पे मशीन कोड क्या हो जाता है, ऑपरेटिंग सिस्टम हार्डवेयर के अंदर मतलब भेज रहा होता है और हार्ड ऑपरेटिंग सिस्टम के ऊपर आउटपुट हमें मिल रहा होता है। ठीक है, अब इस तरह जावा में क्या है कि सोर्स कोड कंपाइल होता है किस में, बाइट कोड में। अभी सिर्फ आपने एक चीज़ डाइजेस्ट करने की कोशिश करनी है कि जो इनके नाम हैं उनको, और इनमें सबसे इम्पोर्टेंट क्या है कि सोर्स कोड कंपाइलर के थ्रू कंपाइल होकर बाइट कोड बनता है। अब ये बाइट कोड को हम इन डिटेल अब आगे डिस्कस करने वाले हैं। हमारे पास क्या था, हमने सिंपल C++ में देखा कि हमारे पास सोर्स कोड कंपाइल होता है, मशीन कोड बनता है, मशीन कोड देन ऑपरेटिंग सिस्टम के ऊपर हमें आउटपुट दे रहा होता है हार्डवेयर। इस तरह हमारे पास जावा में हम लोगों ने देखा कि सोर्स कोड कंपाइल होता है बाइट कोड में, बाइट कोड में, और बाइट कोड देन वर्चुअल मशीन के ज़रिए हमारे पास मशीन कोड में बनता है। मशीन कोड जो होता है वो हमारे पास क्या होता है, बाइनरी कोड होता है हमारे पास। जो हमारे पास मशीन कोड होता है इसे हम बाइनरी कोड भी कह सकते हैं। ठीक है, और ये देन हमारे पास ऑपरेटिंग सिस्टम पे आउटपुट हमें क्रिएट करके देता है। अब हमारे पास जावा के अंदर दो चीज़ें होती हैं, जावा और दूसरी लैंग्वेज के अंदर, या तो इंटरप्रेटर के थ्रू बाइट कोड जो होता है वो मशीन कोड में कन्वर्ट हो रहा था, या जस्ट इन टाइम GIT कंपाइलर एक होता है, उसके थ्रू ये क्या होता है, बाइट कोड से मशीन कोड में कन्वर्ट होता है। ठीक है, इसी तरह जिसमें हमने फोकस करना है वो पाइथन। अब पाइथन में क्या होता है हमारे पास, पाइथन में हमारा जो सोर्स कोड होता है वो डायरेक्टली क्या होता है, डेवलपमेंट में बस उसके अंदर इसको कंपाइल करने की कोई ज़रूरत नहीं होती, डायरेक्टली रेडी टू यूज़ होता है वो। मतलब ये है कि जब रन टाइम पे हमारा डायरेक्टली सोर्स कोड जाता है तो वो वहीं पे क्या होता है, इंटरप्रेटर के थ्रू इंटरप्रेट होता है, और देन ऑपरेटिंग सिस्टम में क्या होता है, हमारे पास आउटपुट प्रोड्यूस हो जाता है। अब इसको हम डिटेल में देखते हैं, लेकिन आपने सिर्फ यहाँ से एक चीज़ लेनी है कि यहाँ पर क्या था, C++ और इस तरह की इसके साथ की जो लैंग्वेज हैं कंपाइल्ड लैंग्वेजेस जो कहलाती हैं, उनमें सिंपल सोर्स कोड कंपाइल होता है, मशीन कोड बन जाता है, और मशीन कोड क्या होता है, एग्जीक्यूट हो जाता है रन टाइम पे। जावा और उसके साथ की जो लैंग्वेजेस हैं वो क्या करती हैं, सोर्स कोड को पहले कंपाइल करके बाइट कोड बनाती हैं,
फिर रन टाइम पे बाइट कोड जो होता है वो वर्चुअल मशीन के ज़रिए मशीन कोड में कन्वर्ट होता है, देन ऑपरेटिंग सिस्टम। और पाइथन में क्या है, हमारे पास सोर्स कोड डायरेक्टली रेडी टू यूज़ होता है, वो सिंपल रन टाइम पे इंटरप्रेट होकर क्या होता है हमारे पास ऑपरेटिंग सिस्टम आउटपुट उसका एग्जीक्यूट। अब इसको हम डिटेल में समझते हैं कि पाइथन से इसका कोड वर्क कर रहा है, और ये नीचे एक्सप्लेनेशन भी आएगी। पहले मैं डायग्राम को एक्सप्लेन कर लेता हूँ सिंपल, आप फिर इसकी एक्सप्लेनेशन नीचे देखेंगे तो यही सारी चीज़ें वहाँ पर भी बातें रिपीट हो। ठीक है, पाइथन का कोड कैसे वर्क करता है, हमने कोड लिखा। अब इसकी एक्सटेंशन जब आप VS कोड में बना रहे होंगे, इसको इसको राइट डाउन या किसी और IDE पे आप इसको लिख रहे होंगे, तो आपके पास .py की फ़ाइल बनाते हैं आप लोग, .py। ठीक है, डॉट मतलब नाम जो भी रखें फ़ाइल का, आप एट द एंड उसमें .py लगाते हैं, py से पाइथन। ठीक है, तो मतलब आप जो कोड लिख रहे होते हैं वो .py की फ़ाइल में होता है, सोर्स फाइल वो कहलाती है। अब उसके बाद ये जो रेड कलर में रेक्टेंगल बना हुआ है, ये पाइथन का इंटरप्रेटर। ये क्या है, पाइथन का इंटरप्रेटर है। अब ये सोर्स कोड डेवलपमेंट के टाइम आपने लिखा, और ये जो रन टाइम पे जब गया, पाइथन का इंटरप्रेटर के अंदर ही क्या होता है, पाइथन का कंपाइलर होता है जो इसे पहले कन्वर्ट करता है बाइट कोड में, और देन बाइट कोड जो होता है वो PVM वर्चुअल मशीन है, किसकी, पाइथन की अपनी। पाइथन वर्चुअल मशीन जो क्या करती है, बाइट कोड को कन्वर्ट करती है बाइनरी कोड में या मशीन कोड में, और देन वो कोड हमारे पास क्या हो जाता है, प्रोग्राम या जो भी हमने प्रोग्राम लिखा होता है वो रन हो जाता है। ठीक है, तो ये याद रखिएगा, हम लोग यहाँ जब देख रहे थे तो हमें ये लग रहा था कि पाइथन में जो है ना कोई बाइट कोड वाइट कोड नहीं है। मतलब हम लोग ये समझ रहे थे कि C++ में तो कंपाइल होकर मशीन कोड बन गया, ख़त्म बात। जावा में क्या था, बाइट कोड बना, बाइट कोड वर्चुअल मशीन के थ्रू मशीन कोड बना और चला। पाइथन में हम लोग क्या देख रहे थे कि डायरेक्टली रेडी टू यूज़ है, इंटरप्रेट होता है। लेकिन ट्विस्ट कहाँ है कि जो पाइथन का इंटरप्रेटर होता है ना, वो पहले क्या कर रहा होता है, कंपाइल कर रहा होता है पाइथन के कोड को बाइट कोड। देन वही इंटरप्रेटर क्या करता है, PVM के थ्रू इसको सोर्स कोड बाइनरी कोड में या फिर मशीन कोड में कन्वर्ट कर रहा होता है। ठीक है, तो ये चीज़, ये बात याद रखने वाली। ठीक है, अब उसके बाद हमारे पास हम लोग देखते हैं बाइट कोड पाइथन का कैसा है, फिर वैसे अगर ओवरऑल देखें बाइट कोड होता क्या है, और हम ये तो कब आगे डिस्कस। ठीक है, अब इंट्रोडक्शन टू पाइथन बाइट कोड क्या है। पाइथन बाइट कोड इज़ अ इंटरमीडिएट रिप्रेजेंटेशन, ये याद रखिएगा, ये वर्ड याद रखने वाला है, इंटरमीडिएट रिप्रेजेंटेशन। ठीक है, पाइथन का बाइट कोड क्या होता है, ये इंटरमीडिएट रिप्रेजेंटेशन है, मतलब बीच वाली एक रिप्रेजेंटेशन है। किसकी रिप्रेजेंटेशन है, पाइथन कोड की। पाइथन का जो कोड हम लोग लिख रहे होते हैं उसकी जो सेंटर में एक रिप्रेजेंटेशन आती है उस कोड की, उसे हम लोग बाइट कोड कहते हैं। दैट इज जनरेटेड बाय पाइथन कंपाइलर। ये जनरेट किसके थ्रू होता है, कंपाइलर के थ्रू। जो बातें मैं हाईलाइट कर रहा हूँ ये याद रखिएगा, ये पूछे जाने वाली बातें हैं इंटरव्यूज़ में, आप MCQs अटेम्प्ट कर रहे हैं तो वहाँ पर ये चीज़ें जा सकती हैं। तो क्या है हमारे पास, पाइथन का बाइट कोड क्या होता है, एक इंटरमीडिएट रिप्रेजेंटेशन होती है। किसकी रिप्रेजेंटेशन होती है, पाइथन के कोड की, जो किसके ज़रिए जनरेट होती है, पाइथन के कंपाइलर के ज़रिए जनरेट होती है। व्हेन यू राइट पाइथन कोड इट इज़ फर्स्ट कंपाइल्ड इनटू बाइट कोड। क्या होता है, आप जब भी कोड लिख रहे होते हैं पाइथन का कोड, वो कंपाइल होता है बाइट कोड में। देन आपके पास वो क्या होता है, विच इज़ एग्जीक्यूटेड बाय द पाइथन इंटरप्रेटर। मतलब पाइथन का बाइट कोड अगर आपसे कोई पूछे तो कहाँ बनता है, तो आप क्या कह सकते हैं कि पाइथन का बाइट कोड कौन एग्जीक्यूट करता है, पाइथन का इंटरप्रेटर। किसके थ्रू करता है, पाइथन के कंपाइलर के थ्रू करता है। ठीक है, हाउ पाइथन कोड इज कंपाइल्ड, पाइथन का कोड कंपाइल कैसे होता है, तो अगर उसको हम लोग देखें, के लिए कुछ 4 स्टेप्स सर ने एक्सप्लेन किए हुए। हेयर्स अ सिंप्लीफाइड ओवरव्यू ऑफ हाउ पाइथन कोड इज कंपाइल्ड। पहला है लेक्सिकल एनालिसिस होता है उसका। लेक्सिकल एनालिसिस क्या है कि द पाइथन कोड इज ब्रोकन डाउन इनटू इंडिविजुअल टोकन्स सच एज कीवर्ड्स, आइडेंटिफायर्स और लिटरल्स। पाइथन का जो कोड होता है वो सबसे पहले ब्रेक डाउन होता है उसका, और उसके अंदर जो कीवर्ड्स होते हैं और आइडेंटिफायर्स होते हैं और लिटरल्स होते हैं वो टोकन्स में क्या हो जाते हैं, ब्रेक डाउन उनका हो जाता है। फिर उस कोड का सिंटैक्स एनालिसिस होता है। सिंटैक्स एनालिसिस क्या होता है,
ठीक है। द टोकन्स आर एनालाइज टू इंश्योर दैट द कोड फॉलोज द करेक्ट सेंटेंस, मतलब उस कोड के जो सेंटेक्स है उनको चेक किया जाता है। देन फिर सेमेंटिक एनालिसिस होता है, वो क्या है कि द कोड इज एनालाइज टू इंश्योर दैट इट मेक्स सेंस इन टर्म्स ऑफ इट मीनिंग एंड कॉन्टेक्स्ट, मतलब आपका सेमेंटिक्स जो है उसका एनालिसिस किया जाता है कि जो कोड है वो मीनिंगफुल है, उसका कॉन्टेक्स्ट सही है या नहीं। देन वाइट कोड जनरेशन आती है उसके बाद कि जो कोड आपका कंपाइल हो जाता है इन 3 स्टेप्स के थ्रू, फिर आपका बाइट कोड क्या होता है, जनरेट हो। ठीक है। अब व्हाट इज़ पाइथन बाइट कोड, अगेन पाइथन बाइट कोड को एक्सप्लेन किया गया है। आप बार बार जब आप इसको देख रहे होंगे तो इंशाल्लाह ये आपको रट्टा लग जाएगा और अच्छे से याद हो जाएगा। और ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है पाइथन का इंटरनली कैसे वर्क कर रही है। पाइथन बाइट कोड इज प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट। अब यहाँ से इस पैराग्राफ से ना 2 बातें याद रखने वाली हैं जो आप जिन पे फोकस कीजिएगा। सबसे पहली बात क्या है कि पाइथन बाइट कोड इज प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट, मतलब पाइथन का जो बाइट कोड होता है वो प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट होता है। अब वो कैसे, वो आगे हम लोग एग्जाम्पल में देखेंगे। इंटरमीडिएट रिप्रेजेंटेशन ऑफ पाइथन कोड, ये तो हमने ऊपर देख लिया था कि पाइथन का बाइट कोड क्या होता है, इंटरमीडिएट रिप्रेजेंटेशन होती है। लेकिन एक बात नई जो आई वो हमारे पास क्या आई कि ये प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट भी है। ठीक है। दैट कैन बी एग्जीक्यूटेड बाय पाइथन इंटरप्रेटर, ये हमने ऊपर ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है। इट इज़ अ सीक्वेंस ऑफ बाइनरी इंस्ट्रक्शंस दैट आर स्पेसिफिक टू पाइथन इंटरप्रेटर एंड इज़ नॉट मशीन स्पेसिफिक। 2 चीज़ें देखिएगा यहाँ से, जो लाइन अभी मैंने पढ़ी, एक था मशीन स्पेसिफिक और उसके साथ क्या लगा हुआ है, नॉट मशीन। मतलब ये जो बाइट कोड होता है ये मशीन स्पेसिफिक नहीं होता, बल्कि क्या होता है, स्पेसिफिक टू पाइथन इंटरप्रेटर। अब ये हमारे पास इसकी जो एक्सप्लेनेशन है वो अगले पैराग्राफ में है। ये वाले पैराग्राफ को जब हम यहाँ से स्टडी कर रहे होंगे तो उसमें इसकी एक्सप्लेनेशन है। वो क्या है कि पाइथन बाइट कोड जो होता है वो स्टोर होता है जब हमारे पास आप कंपाइल कर रहे होते हैं, पाइथन के प्रोग्राम को एग्जीक्यूट कर रहे होते हैं ना, तो उस टाइम पे ये बाइट कोड जनरेट होता है। तो वो किस फाइल में स्टोर होता है, .py की फाइल में। हमारा पाइथन का कोड किस में होता है, .py की फाइल। ठीक है। और ये हमारे पास जनरेट किसके थ्रू होता है, हमारे पास हमने कहा पाइथन इंटरप्रेटर जनरेट करता है पाइथन बाइट। ठीक है। अब हमारे पास क्या हो गया, हमने क्या कहा कि हमारे पास इस पैराग्राफ से हमने 2 चीज़ें देखी कि प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट होता है और हमारे पास स्पेसिफिक टू पाइथन इंटरप्रेटर और स्पेसिफिक नॉट स्पेसिफिक टू मशीन। मतलब कोई भी किसी मशीन में आप पाइथन का बाइट कोड जनरेट करेंगे तो दूसरी मशीन पे जाकर आप उसको चला सकते हैं इजीली, ये आगे एक्सप्लेनेशन आने वाली। और अगर आप एक इंटरप्रेटर पे क्या करेंगे, पाइथन का बाइट कोड जनरेट करेंगे, तो एक्सप्लेनेशन आने वाली है, तभी मैंने यहाँ पर इतना नहीं कहा, ताकि एक्सप्लेन डिटेल में नहीं किया कि आगे चीज़ें मज़ीद साथ साथ जो है ना हर चीज़ को डिटेल में अलग अलग पैराग्राफ्स में एक्सप्लेन किया हुआ है। ठीक है। तो अब हम लोग देखते हैं एग्जाम्पल के बाइट कोड होता कैसे है। सिंपल, अब आपने यहाँ पर एक चीज़ का ख्याल रखना है, ये जो ओवरऑल यहाँ से पाइथन का यहाँ तक कोड लिखा हुआ है इसको आपने फ़िलहाल इग्नोर करना है। सिंपल आपने सिर्फ इतना याद रखना है कि ये ओवरऑल ये सारे का सारा क्या है, पाइथन का कोड है। ठीक है। कि हम लोग ये चीज़ें आगे डिटेल में कवर करने वाले हैं। अगर आप अभी इन चीज़ों को समझने पे लग गए तो आपका जो कॉन्सेप्ट बनाना चाह रहे हैं हम लोग वो आपका रह जाएगा। ठीक है। सिंपल अभी आपने सिर्फ ये चीज़ समझनी है कि ये ओवरऑल हम लोग पाइथन में जब कोडिंग करेंगे तो वो इस तरह का कोड होगा। ठीक है। अब ये हमारे पास पाइथन का कोड है, एक सिंपल प्रोग्राम लिखा हुआ है, उसने एक क्लास बनाई हुई है। इन चीज़ों को ओवरव्यू सिर्फ एक क्लास बनाई हुई है, उसमें 2 वो एट्रीब्यूट्स ले रही है और एक उसके अंदर मेथड है। देन उससे उसका इंस्टेंट उसका एक इंस्टेंस क्रिएट किया है, एक ऑब्जेक्ट बनाई है और उस ऑब्जेक्ट के जो मेथड है उसको भी कॉल किया है, जिसके नतीजे में हमें सिर्फ एक ये लाइन उसका आउटपुट है। ठीक है। ये लाइन उसका क्या है, आउटपुट है। और ये आउटपुट हमारे पास पाइथन का कोड। अच्छा, यहाँ से एक और चीज़ भी समझ लेते हैं कि हमारे पास हमने कहा था कि ये गूगल कोलैब जो ये
फाइल हमारे पास बनी हुई है कि हम लोग कैसे पाइथन के कोड के लिए यूज़ करते हैं। देखिए हम हमारे पास पाइथन का कोड लिखा हुआ है, तो हम लोग यहाँ पर यूज़ लोग चला भी सकते हैं। कैसे चलाना है, सिंपल, ये हमारे पास जो यहाँ से यहाँ तक है ना, एक क्लास से लेकर, मैं इसको हाईलाइट कर देता हूँ, क्लास से लेकर यहाँ तक ये जो एरिया है, ये हमारे पास एक सेल है, और इस सेल को हम बोलते हैं कोड सेल। कौन सा सेल? कोड सेल, ठीक है। और ये आपको ऊपर जो एक्सप्लेनेशन नज़र आ रही है ना, ये सारी इंट्रोडक्शन से लेकर यहाँ से लेकर और यहाँ तक, जो बाइट कोड की एक्सप्लेनेशन यहाँ तक, हेडिंग तक, ये सारी की सारी क्या है हमारे पास, टेक्स्ट सेल में है। सेल में है, टेक्स्ट सेल में। तो हमारे पास इस गूगल कोलैब में दो तरह के सेल होते हैं, ठीक है। अब आप उसको ऐड कैसे कर सकते हैं, सिंपल, यहाँ से भी कर सकते हैं, साइड में टूल बार है, और यहाँ पे जो एक सेल बना हुआ है, इसके सेंटर में आप जब लाएंगे तो यहाँ पे भी आपके पास ऑप्शन आ रहा होगा कि आपने कोई कोड सेल ऐड करना है या फिर टेक्स्ट सेल ऐड करना है, या फिर अगर आपने उसको डिलीट करना है तो उसके एंड में जाके यहाँ से डिलीट भी कर, ठीक है। तो आप सिंपल, हमने अगर ऐड करना है कोड सेल, तो आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपके पास कोड सेल ऐड हो जाएगा। और अगर आपने उसको डिलीट करना है तो सिंपल यहाँ से जाएंगे और इसको क्या कर देंगे, डिलीट, ठीक है। तो ये चीज़ याद रखिएगा कि पाइथन का कोड आप यहाँ पर सिंपल, बस आपने अपनी नोटबुक बनानी है, या फिर आपने सर वाली नोटबुक है तो उसी को भी यूज़ कर सकते हैं प्रैक्टिस के लिए। मैं यूज़ करके बता देता हूँ आपको कि सिंपल एक क्लास है, इसमें दो एट्रीब्यूट्स हैं, एक मेथड है, और ये कॉल हो रहा है। मैंने कहा, क्या कहा आपको कि एक चीज़ याद रखिएगा कि इस कोड को समझने की जरूरत नहीं है, फिलहाल बाइट कोड पे आप फोकस रखें। ये सिर्फ आपने इतना समझना कि यहाँ से यहाँ तक पाइथन का कोड है और वो ये आउटपुट दे। और चलाने का तरीका मैं बता दूं आपको कि यहाँ पर जो प्ले सा बटन मिला हुआ है, इस पर आप क्लिक करेंगे और एक ऑप्शन आएगा, तो आपने इधर यहाँ पर क्या करना है, प्रॉम्प्ट जो आ रहा है इसको आपने रन एनीवे पे क्लिक कर देना है। वहाँ पर आपके पास निशानी क्या है, कैसे पता चलेगा कि पाइथन का कोड चल गया आपका, तो यहाँ पर ग्रीन कलर में टिक आएगा, ग्रीन टिक आया तो आपके पास क्या होगा, ये पाइथन का कोड रन होकर आ गया। अब आपको मैं बता देता हूँ कि आप इसमें चेंजिंग भी कर सकते हैं। यहीं से मैं 20 की जगह 25 कर देता हूँ, ठीक है। मैंने एज चेंज की, दोबारा इसको रन किया सेल को, और क्या हुआ हमारे पास आंसर में क्या है, आई एम 25 ईयर ओल्ड, ठीक है। तो ये आप अगर प्रैक्टिस करनी है तो इन्हीं सेल के अंदर भी एडिट कर सकते हैं। नया सेल बनाना है, मैंने आपको बताया, वहाँ से जाकर नया सेल बनाएंगे, उसके अंदर कोड लिखेंगे और सिंपल प्ले का बटन क्लिक करेंगे तो ये आ जाएगा। और इसमें एक और फ़ायदा हमारे पास कि आप अपने कोड को जो है ना, वो डिफरेंट पीसेस में लिख सकते हैं। मतलब आपने इतना सा यहाँ से यहाँ तक एक प्रोग्राम लिखा आपने, सिंपल इसी के नीचे एक दूसरा सेल बनाया, उसके अंदर आपने अलग प्रोग्राम लिखा, और उससे पहले आपने टेक्स्ट ऐड कर दिया, आपने टेक्स्ट का जो है आपने एक सेल ऐड कर दिया, आपने थोड़ी सी एक्सप्लेनेशन दी और फिर कोड लिखा, और ये है आपके पास कोलैब की जो है ना, तब आप इसको आसानी से, आपके लिए जो है ना बिगिनर फ्रेंडली है ये, और इजी टू यूज़ है, और इसमें एनवायरनमेंट सेटअप की कोई ज़रूरत नहीं है। पाइथन का कोई कहीं से कुछ ना इंस्टॉलेशन करनी है, ना एनवायरनमेंट सेटअप करना है। आप सिंपली इसको लॉग इन करें गूगल के थ्रू और देन आप इसको, ठीक है। अब हमारे पास क्या है, अच्छा, हम लोग देख क्या रहे थे कि बाइट कोड होता किस तरह, ठीक है। सिंपल, हमने ये क्या कहा, ये पाइथन का कोड है, ठीक है। ये क्लास एक बनी हुई है पाइथन की, सही है। और ये ओवरऑल इस पूरे सेल में क्या है, पाइथन का कोड लिखा हुआ है, ठीक है। अब इस पूरे कोड को हम लोग अगर बाइट कोड में देखें तो बाइट कोड हमारे पास किस तरह से है, ये जो आपको ये डिसम्बली नज़र आ रहा है ना, डिसम्बली ऑफ इनिट, तो ये पूरे का पूरा जो लिखा हुआ है ना, ये बाइट कोड, ठीक है। तो मतलब जो इंटरमीडिएट रिप्रेजेंटेशन होती है पाइथन के कोड की, वो इस तरह की होती है, जिसे हमें समझने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। हमने इसके अंदर कुछ भी नहीं करना है, इसको अंडरस्टैंड करने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ आपने इन चीज़ों को याद रखना है। आपको पता होना चाहिए कि पाइथन का कोड कैसे काम करता है, पाइथन के कोड के अंदर कौन कौन से स्टेप्स आते हैं, क्या क्या स्टेप्स हो के किन किन स्टेप्स के पाइथन का कोड एग्जीक्यूट, जस्ट आपने इतना याद रखना। और अगर आप इसको अगर चलाना चाहते भी हैं, आप इसको अगर कोलैब में चलाना चाहते हैं, तो आपने सिंपल क्या लिखना है, इम्पोर्ट दिस, और फिर दिस डॉट दिस, और इसके अंदर आपने क्या करना है, पर्सन, या फिर आप जो भी कोड लिखेंगे वो लिखना है। तो यहाँ पर इन्होंने सिंपल पर्सन की क्लास बनाई हुई थी, तो इन्होंने इस क्लास का नाम दे दिया और इसने बाइट कोड जनरेट कर। और अगर वीएस कोड के अंदर करना चाहते हैं तो उसके स्टेप्स भी आगे आने वाले हैं, उसमें बता दूंगा पूरा प्रॉपर तरीका कि आपने कैसे वीएस कोड में अगर पाइथन का बाइट कोड चेक करना है तो आप चेक कर सकते हैं, लेकिन वो ज़रूरत नहीं है हमें, क्योंकि हमने जस्ट समझना है कि बाइट कोड होता है, बाइट कोड क्रिएट होता है, बस इतनी, यहाँ तक हमने, ठीक है? और ये अब इम्पोर्ट डिस, तो ये भी हम लोग अगले सेशंस में डिटेल में कवर करेंगे कि इम्पोर्ट क्या होता है,
और ये फ़िलहाल मैं सिर्फ इतना बता दूं आपको कि पाइथन के अंदर कुछ बिल्ट इन मॉड्यूल्स होते हैं और वो हम लोग यूज़ करके उनको हम डेवलपर्स जो हैं वो हमारे पास, हमने पहले ही एक चीज़ देखी थी कि पाइथन के लाइब्रेरीज़ का बहुत एक्सटेंसिव सपोर्ट है जिसको हम लोग यूज़ करते हैं और यही जो है ना बिगिनर फ्रेंडली बनाती है पाइथन लैंग्वेज को। ठीक है, तो ये सिंपल, बस आपने यहाँ पर अगर आपका क्वेश्चन भी हो तो इंपोर्ट क्या है, डिस क्या है, तो ये आपने सिंपल ये याद रखना है कि बिल्ट इन मॉड्यूल है पाइथन का और उसको हम लोग यूज़ करके अपना बाइट कोड जनरेट करा सकते हैं। ठीक है, अब हमारे पास इस मॉड्यूल के बारे में मैंने ब्रीफ सा बता दिया और इसको डिटेल में पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। जस्ट आपने इसको यूज़ करने का तरीका देख लेना है कि आपने अगर कोलैब में यूज़ करना है तो इम्पोर्ट डिस लिखना है और डिस डॉट डिस, डिस मॉड्यूल का नाम है, इस तरह एक डिस का फंक्शन है जो हमारे पास क्या करता है, असेंबल करता है डिसेंबल पास पाइथन के। अब हमारे पास क्या है, सिंपल हम लोग चलते हैं पाइथन का बाइट कोड। तो अब ये जो हमने ऊपर इस पैराग्राफ में एक बात देखी थी ना, मैंने कहा था हम लोग आगे देखेंगे प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट और इंटरमीडिएट रिप्रेजेंटेशन, तो इसको हम लोग अब यहाँ पर देख रहे हैं कि भाई इंपॉर्टेंस क्यों है बाइट कोड। अच्छा, बाइट कोड की, जी किसी का कोई क्वेश्चन है? नो। चले ठीक है, हम लोग आगे चलते हैं। पाइथन का बाइट कोड इम्पोर्टेंट क्यों है, तो वो हमारे पास क्या है कि पाइथन बाइट कोड इज इम्पोर्टेंट बिकॉज इट अलाउज पाइथन कोड टू बी प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट एंड फ्लेक्सिबल। अभी हम लोगों ने ऊपर ये बात देखी थी प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट। अब इसके रीजंस इन्होंने बयान किए हुए 3 कि वो क्या इंपॉर्टेंट रीजंस हैं जिनकी वजह से हम लोग कह सकते हैं कि बाइट कोड बड़ा अहम है पाइथन का। प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट, ये बात हम लोग पहले पढ़ चुके हैं। प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंस, इसकी प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंस क्या है कि पाइथन का बाइट कोड जो है ना वो एग्जीक्यूट कर सकते हैं हम किसी भी प्लेटफॉर्म पर, लेकिन क्या होना चाहिए, वहाँ पर पाइथन का इंटरप्रेटर होना ज़रूरी है। ठीक है, क्या लिखा हुआ है, पाइथन बाइट कोड कैन बी एग्जीक्यूटेड ऑन एनी प्लेटफॉर्म दैट हैज़ अ पाइथन इंटरप्रेटर। मतलब कोई भी प्लेटफॉर्म हो जहाँ पर पाइथन का इंटरप्रेटर है, आप वहाँ पर पाइथन का बाइट कोड चला सकते हैं विदाउट द नीड फॉर रिकम्पाइलेशन। दोबारा आपको रिकम्पाइल करने की कोड की ज़रूरत नहीं होगी, आप बस, आपके पास इंटरप्रेटर होना चाहिए। आप पाइथन का बाइट कोड अगर आपके पास किसी फाइल में पड़ा हुआ है, फाइल हमने देखी थी कि .pyc, याद रखिएगा बाइट कोड की फाइल कौन सी होती है जिसमें बाइट कोड होता है हमारे पास .pyc, उस फाइल को आप, इंटरप्रेटर आपके पास किसी प्लेटफॉर्म पे है, आप उसको दूसरी बात, डायनेमिक टाइपिंग। डायनेमिक टाइपिंग जो है हम इसको आगे डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं, लेकिन फिलहाल यहाँ तक अगर देखें बाइट कोड के अंदर भी क्या होती है, पाइथन बाइट कोड इज डायनेमिकली टाइप्ड विच मीन्स दैट द टाइप ऑफ वेरिएबल इज डिटरमाइंड एट रन टाइम रादर देन एट कंपाइल टाइम। मतलब आपका जो कोड कंपाइल होकर बाइट कोड में कन्वर्ट होता है तो उस टाइम पे वेरिएबल्स की टाइप्स का जो है ना इशू या कोई एरर हमारे पास नहीं आता, क्योंकि पाइथन जो है वो डायनेमिकली टाइप्ड लैंग्वेज है और इसकी जो टाइप है वेरिएबल्स के अंदर या कोई भी वैल्यूज़ आपने दी हैं उसके अकॉर्डिंग जो है ना टाइप डिटरमाइन कर देता है पाइथन। किस टाइम पे करता है, रन टाइम पे करता है। ठीक है, ये बात याद रखिएगा। ये आगे हम लोग डायनेमिकली टाइप अलग एक टॉपिक है, इसको भी। उसके बाद क्या है, फ्लेक्सिबिलिटी। फ्लेक्सिबिलिटी क्या है कि पाइथन बाइट कोड कैन बी इजीली मॉडिफाइड और एक्सटेंडेड। मतलब बाइट कोड को भी हम लोग मॉडिफाई कर सकते हैं, उसमें हम कर सकते हैं या उसको एक्सटेंड भी कर सकते हैं, बढ़ा भी सकते हैं, विच मेक इट ईजियर टू ऐड न्यू फीचर्स और फंक्शनलिटीज टू द पाइथन इंटरप्रेटर। मतलब पाइथन के इंटरप्रेटर के थ्रू जो है ना हमारे पास, इसको हम लोग इसके अंदर कुछ नई चीज़ें डाल भी सकते हैं और ये हमारे पास एक इजी जो है ना, हमारे पास इजी वे होता है और इसी वजह से ये हम लोग कह सकते हैं कि पाइथन के अंदर फ्लेक्सिबिलिटी है हमारे। ओवरऑल पाइथन बाइट कोड इज इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ पाइथन इकोसिस्टम and it plays a key role in making Python a flexible and platform independent। ये दो बातें याद रखने की हैं कि पाइथन को प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट और फ्लेक्सिबल बनाने वाली चीज़ क्या है, पाइथन का बाइट कोड। क्योंकि पाइथन का बाइट कोड ही वो चीज़ है जो प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट है। आप एक मतलब कंपाइल कर लें, बाइट कोड आपके पास है, आप किसी प्लेटफॉर्म पे हो, आपके पास इंटरप्रेटर होना चाहिए, उसके थ्रू आप उसको यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, अब हमारे पास क्या है कि पाइथन का बाइट कोड हम लोग यूज़ कैसे कर सकते हैं, और ये हमारे पास सबसे पहले कंपाइलेशन होती है जब हमारे पास पाइथन का सोर्स कोड होता है ना, हम लोगों ने डायग्रामेटिकली ऊपर देखा था, सोर्स कोड होता है
आप उसको जब रन करते हैं, पाइथन की स्क्रिप्ट जो फाइल बनी होती है .py की, उसको आप रन करते हैं, तो वो क्या होता है, पाइथन इंटरप्रेटर क्या करता है, उसको पहले कंपाइल करता है, कंपाइल करके क्या बनाता है, बाइट कोड बनाता है। ठीक है, चीज़ें बार बार रिपीट हो रही हैं, तो उम्मीद कर रहा हूँ मैं कि आपको समझ आ रही होंगी और आपको जो है ना साथ साथ याद हो रही होंगी। ठीक है, अब हमारे पास क्या है, एग्जीक्यूशन क्या होती है पाइथन के कोड की, वो क्या है कि कंपाइल्ड बाइट कोड जो बना हुआ होता है वो एग्जीक्यूट हो जाता है। और वो किसके थ्रू एग्जीक्यूट होता है, ये भी चीज़ याद रखने वाली है, वर्चुअल मशीन। और पीवीएम लिखने का मतलब क्या है, पाइथन वर्चुअल मशीन, जो पाइथन के इंटरप्रेटर है। ठीक है, अब कैशिंग क्या है, कैशिंग ये है कि पाइथन कैशेस द कंपाइल्ड बाइट कोड इन द py कैशे डायरेक्टरी टू स्पीड अप सब्सिक्वेंट एग्जीक्यूशन। अब ये बात भी याद रखनी है आपने कि पाइथन का जो बाइट कोड होता है उसके अंदर हमारे पास कैशिंग का प्रोसेस भी हो होता है। ठीक है, उसमें क्या होता है कि हमारे पास py कैशे की डायरेक्टरी बनती है, जिसमें हमारा बाइट कोड जो होता है कंपाइल्ड होकर स्टोर हो जाता है। और जो हमारे पास एग्जीक्यूशन को स्पीड अप करता है, वो कैसे करता है कि हमारे पास एक मरतबा बाइट कोड बन गया, दोबारा जब आप कोड लिखेंगे, आप मॉडिफिकेशन करेंगे, एक्सटेंड करेंगे, तो पहले से जो बाइट कोड होगा बना हुआ उसी को वो यूज़ कर लेगा, दोबारा से हर मरतबा नया बाइट कोड क्रिएट नहीं करेगा। ठीक है, जहाँ मॉडिफिकेशन की होगी बस उसका बाइट कोड क्रिएट होगा और पाना .py कैशे की डायरेक्टरी से यूज़ कर लेगा। तो ये चीज़ पाइथन के जो है ना कोड की एग्जीक्यूशन को स्पीड अप करती है। ठीक है, अब हमारे पास है नेक्स्ट टॉपिक क्या है कि डज दिस बाइट कोड रन ऑन एनी ओएस, मतलब एनी ऑपरेटिंग सिस्टम। क्या आपके पास जो बाइट सर कोड बनता है जी, मेरा भाई क्वेश्चन है कि पाइथन के लिए कौन सा इंटरप्रेटर बेस्ट होगा? पाइथन के लिए कौन सा इंटरप्रेटर बेस्ट। इंटरप्रेटर बेस्ट होगा। अच्छा, जी सर। वो तो आप पे डिपेंड करता है। अब इसके इंटरप्रेटर डिफरेंट जो है हमारे पास हैं। आप कौन सी लाइब्रेरीज यूज़ करते हैं, क्योंकि डिफरेंट इंटरप्रेटर पाइथन के जो है ना वो डिफरेंट लाइब्रेरीज को जी सपोर्ट करते हैं। ठीक है, अब आपके जी पास सर। आपके काम तक होता है कि आपने कौन सी वर्किंग करनी है पाइथन पे। ठीक है, आपने किस तरह का काम बना करना है या किस तरह का प्रोग्राम राइट डाउन करना है। ठीक है, तो वो फिर आप मज़ीद जी अगर इन सर। चीज़ों को एक्सप्लोर करेंगे कि आपने किस डेटा मैनिपुलेशन करनी है या आपने वेब डेवलपमेंट के लिए यूज़ करना है या एजेंटिक एआई के लिए यूज़ करना है, तो फिर आपको उसके हिसाब से आपने इंटरप्रेटर जो है ना यूज़ करना। सही सर, शुक्रिया सर। ये आगे हम लोग ये चीज़ थोड़ी सी देख भी रहे हैं। और अच्छा, क्या है हमारे पास, डज दिस बाइट कोड रन ऑन एनी ओएस, मतलब हमारे पास जो बाइट कोड बना हुआ होता है, हम लोगों ने कहा कि पाइथन का कोड हम लोग चलाते हैं तो बाइट कोड बनता है, तो क्या ये किसी भी ऑपरेटिंग सिस्टम में चलेगा, ये क्वेश्चन है हमारे पास। उसका आंसर क्या है कि पाइथन बाइट कोड इज प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट, मीनिंग द सेम बाइट कोड .pyc फाइल कैन रन ऑन एनी ऑपरेटिंग सिस्टम एज लॉन्ग एज पाइथन इंटरप्रेटर वेरिएंट मैचेस, हाउएवर देयर आर सम लिमिटेशंस। अच्छा, बाइट कोड हमने कहा कि हर क्या होता है ऑपरेटिंग सिस्टम पे तो क्या होता है, चल जाता है, लेकिन कुछ लिमिटेशंस भी हैं इसके। ठीक है, अब उसमें कुछ पॉइंट्स की पॉइंट्स हैं हमारे पास। प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंस तो है कि पाइथन का बाइट कोड जो है वो डिज़ाइन है, किस चीज़ पे डिज़ाइन किया हुआ है कि वो क्रॉस प्लेटफॉर्म पे जो है ना वो डिफरेंट ओएस सिस्टम्स पे भी क्या हो जाता है, हमारे पास चल जाता है, जिसमें हमारे पास विंडोज़ आता है, मैक ओएस आता है, लिनक्स आता है। तो जिस तरह का भी आपके पास ऑपरेटिंग सिस्टम हो, आपके पास पाइथन का बाइट कोड बना हुआ है .pyc फाइल में, तो आप उसको चला सकते हैं। देन हमारे पास क्या है कि एक चीज़ की इसमें क्या है हमारे पास लिमिटेशन है, वो ये है कि आपके पास जो इंटरप्रेटर है ना, जो अभी आपने क्वेश्चन भी किया कि इंटरप्रेटर हमारे पास कौन सा यूज़ करना है, तो उसके लिए ये है कि आपको इंटरप्रेटर का वेरिएंट देखना होता है कि हमारे पास अगर आपने बाइट कोड क्रिएट किया है किसी एक वेरिएंट में, तो फिर आप उसको उसी सेम वेरिएंट पे चला सकते हैं, भले आप किसी और ऑपरेटिंग सिस्टम पे चलाएं, लेकिन वेरिएंट का ख्याल रखना होता है इंटरप्रेटर का। तो यही चीज़ है कि आपके पास क्या होना चाहिए कि करेक्ट वेरिएंट होना चाहिए इंटरप्रेटर का। और वो सेकंड पॉइंट भी है कि इंटरप्रेटर डिपेंडेंसी क्या है हमारे पास, कि डिफरेंट वेरिएंट ऑफ पाइथन में जनरेट डिफरेंट बाइट कोड। हमारे पास जो पाइथन के जो इंटरप्रेटर के वेरिएंट्स हैं वो डिफरेंट डिफरेंट कोड क्रिएट कर सकते हैं। इसीलिए जो है ना, अब .pyc फाइल क्रिएटेड विद पाइथन 3.10, पाइथन 3.10 के ज़रिए आपने अगर कोई फाइल क्रिएट की है पाइथन की बाइट कोड की, तो वो हो सकता है कि आपके पास माइट नॉट वर्क इन पाइथन 3.8। अगर पाइथन 3.8 का आपके पास वेरिएंट है तो आप उसमें हो सकता है कि वो आपके पास एग्जीक्यूट ना हो। ठीक है, तो इस चीज़ का ख्याल रखना है आपके पास। और मशीन
इंडिपेंडेंस क्या है, ये नॉट फुली है। वो कैसे, वाइल पाइथन बाइट कोड इज नॉट टाइड टू अ सीपीयू आर्किटेक्चर लाइक 86 or ARM, it still dependent on Python's runtime, or some OS specific modules like OS or sys might behave differently across platforms। तो मतलब डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स पे जो हमारे पास ऑपरेटिंग सिस्टम के स्पेसिफिक मॉड्यूल्स जो होते हैं ना, हर हर सिस्टम के अपने स्पेसिफिक मॉड्यूल होते हैं, इसमें ओएस और सिस हैं। तो ये भी कभी कभार क्या होता है हमारे पास डिफरेंट बिहेव कर सकते हैं, जिसकी वजह से आपका पाइथन का कोड जो है आपने अगर एक सिस्टम में लिखा हुआ है तो दूसरे सिस्टम पे ना चले। तो ये एक एक्सेप्शन है इसमें। बाकी जो है आप चीज़ों को याद रखिएगा कि हमारे पास बाइट कोड क्या होता है, प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट होता है। हमारे पास इंटरप्रेटर के वर्जन का ख्याल रखना होता है कि हमारे पास जिस इंटरप्रेटर के वर्जन से हमने क्रिएट किया है उसी के ज़रिए हम लोग एग्जीक्यूट। ठीक है, अब हमारे पास क्या है कि कैन यू रन पाइथन बाइट कोड डायरेक्टली चला सकते हैं, तो नॉट एग्जैक्टली, क्योंकि हमारे पास पाइथन के इंटरप्रेटर की ज़रूरत होती है। तो हमने क्या कहा था कि पाइथन का इंटरप्रेटर के अंदर ही हमारे पास पीवीएम होती है, पाइथन वर्चुअल मशीन होती है, जो हमारे बाइट कोड को पहले मशीन कोड में कन्वर्ट करती है, देन मशीन कोड हमारा एग्जीक्यूट ऑपरेटिंग। ठीक है, अब हमारे पास अनलाइक जावा बाइट कोड, मतलब जावा का जो बाइट कोड होता है ना, जो रन करता है JVM, जावा वर्चुअल मशीन, वो क्या, उस वो जो है ना हमारे पास एग्जीक्यूट डायरेक्टली हो सकता है, लेकिन पाइथन का बाइट कोड नहीं हो सकता। ठीक है, पाइथन डॉट pyc फाइल रिक्वायर्स द सी पाइथन VM, मतलब पाइथन की वर्चुअल मशीन। अगर हम लोगों ने अलग से चलाना भी है इसको, तो सी पाइथन वर्चुअल मशीन हमारे पास होनी ज़रूरी है, जिसके थ्रू हम लोग इसको एग्जीक्यूट करा सकते हैं। अब अगर मैनुअली, हम लोगों ने देखा था ना ऊपर मैंने क्या कहा था, इंपोर्ट डिस्क के ज़रिए हम लोग इसी कोलैब में अगर हम लोग चलाएंगे कोई भी कोड लिख के, तो बाइट कोड क्रिएट हो जाएगा। अगर हमने VS कोड में करना है तो उसके लिए ये स्टेप्स हैं। अच्छा, ये मैं ब्रीफ बता देता हूँ क्योंकि इनकी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमें बाइट कोड को देखने की ज़रूरत नहीं है। हमने उसको, उसके सिंटैक्स को ना ही समझना है ना हमें ज़रूरत है, और सिर्फ को समझने की हद तक रखना था। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि मैं इसकी टेस्टिंग करूं, मैं इसको जनरेट करके चेक करूं, तो उसके ये कुछ स्टेप्स हैं कि आपने VS कोड या कर्सर ID जो भी है आपके पास, उसको उसके अंदर अगर आपने कंपाइल करना है पाइथन के कोड को, तो सबसे पहले आपके जो स्क्रिप्ट होगी, जो आप फाइल लिखेंगे ना, उसके लिए क्या यूज़ करना है आपने, Python-m कंपाइल आल, और आगे अपनी फ़ाइल का नाम, यहाँ पर test.py है, इसको रिप्लेस कर देना अपनी फ़ाइल के नाम से। और देन जब आप इसको रन करेंगे तो ये आपकी डायरेक्टरी के अंदर कौन सी, एक और डायरेक्टरी, एक और फोल्डर ऐड हो जाएगा, __py कैशे के नाम से। ठीक है, और फिर आपने क्या करना है, CD करके, मतलब चेंज डायरेक्टरी करके, और ये नाम लिखना है अपने टर्मिनल पे। इससे क्या हो जाएगा, आपका जो है ना, आपकी डायरेक्टरी चेंज हो जाएगी टर्मिनल। और उसके बाद जब आप इस डायरेक्टरी को ओपन करेंगे, मतलब इस फोल्डर को, जो जो ये फोल्डर क्रिएट हो जाएगा ना, इस फोल्डर को ओपन करेंगे, इसके अंदर एक फ़ाइल आएगी आपके पास, और उस फाइल का नाम पाइथन के साथ, पाइथन लिख के उसके बाद उस फाइल का नाम, यहाँ पर इन्होंने test.p लिखा हुआ है, और आगे इस तरह से ये आपके इंटरप्रेटर के हिसाब से सी पाइथन, और आपके इंटरप्रेटर का वर्जन शो हो रहा होगा, और .pyc शो हो रहा होगा। तो आपने अपनी फ़ाइल का नाम पाइथन ये लिख के आपने चलाएंगे, तो आपके पास जो आपका बाइट कोड क्रिएट हुआ होगा वो रन होगा। तो उससे आपको पता चल जाएगा कि आपके पास बाइट कोड, आप अलग से भी पहले कंपाइल करके बाइट कोड क्रिएट कर सकते हैं और फिर उसको देन एग्जीक्यूट भी कर सकते हैं। ठीक है, मतलब ये पहले कंपाइल करेंगे पाइथन के कोड को, इससे बाइट कोड क्रिएट हो जाएगा। क्रिएट होने के लिए आपको __py कैशे के नाम से फोल्डर बनेगा, उससे पता चल जाएगा। फिर आपने अगर उसको चलाना है तो फिर इस फोल्डर में जाना होगा, जाने के लिए आपने CD लिख के और ये फोल्डर का नाम लिखेंगे टर्मिनल पे, तो इस फोल्डर की डायरेक्टरी में आप आ जाएंगे, और उसके बाद आपने जो फाइल बनी होगी इस फोल्डर के अंदर, पाइथन लिख के उसके बाद उस फाइल का नाम लिखना है सेम, तो ये आपका कोड एग्जीक्यूट हो जाएगा, मतलब कंपाइल करके फिर चलाएंगे। लेकिन अदरवाइज अगर नॉर्मली आप देखेंगे तो नॉर्मली आपका पाइथन का जो कोड होता है वो डायरेक्टली रन हो जाता है, आपका जो इंटरप्रेटर है वो खुद ही कंपाइल करता है, और देन वो क्या करता है हमारे पास, एग्जीक्यूट भी करता है। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट, हमारा जो टॉपिक है यहाँ तक था पाइथन का इंट्रोडक्शन और कुछ बाइट कोड के हवाले से, और ये सब चीज़ें थी। अब हमारा फर्स्ट जो टॉपिक है वो है इंडेंटेशन।
और ये वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है, इसकी वजह से बहुत सारे एरर्स फेस हो रहे होते हैं जिसका पता भी नहीं चल रहा होता कि भाई कहाँ से क्या मिस्टेक आ रही है हमारे पास, और कोड के अंदर काफ़ी सारी एरर्स इसकी वजह से प्रोड्यूस हो रहे होते हैं। ठीक है, तो इसका बड़ा ख्याल रखना होता है। क्या है हमारे पास इंडेंटेशन इन पाइथन। इंडेंटेशन क्या होती है हमारे पास? सबसे पहले इसका इंट्रोडक्शन है कि इन पाइथन इंडेंटेशन इज़ यूज टू डिनोट अ ब्लॉक ऑफ कोड। ये बात याद रखिएगा, अगर आपने दूसरी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस पढ़ी हैं लाइक टाइप स्क्रिप्ट, जावा स्क्रिप्ट, तो उसमें हम लोग एक ब्लॉक ऑफ कोड लिखने के लिए हम लोग क्या करते हैं, करली ब्रेसेस का यूज़ करते हैं। तो यहाँ पर पाइथन के अंदर हमारे पास कोई भी ब्लॉक ऑफ कोड लिखना है तो उसके लिए हम लोग क्या यूज़ करते हैं, इंडेंटेशन यूज़ करते हैं। ठीक है, विद इन अ कंट्रोल स्ट्रक्चर, मतलब हम लोग कोई भी ब्लॉक बनाते हैं तो उसमें हम लोग एक कंट्रोल स्ट्रक्चर बना रहे होते हैं अपने कोड को लिखने के लिए। ठीक है, तो ये हमारे पास पाइथन के अंदर हम लोग क्या यूज़ करते हैं, उसके लिए इंडेंटेशन यूज़ करते हैं। ठीक है, और इंडेंटेशन अक्सर यूज़ होती है हमारे पास कहीं पे आपने कंट्रोल स्ट्रक्चर एक बनाना होता है, या कोई फंक्शन बनाना होता है, या फिर कोई आपने क्लास बनानी होती है। तो ये हम लोग आगे जब पाइथन का कोड राइट डाउन कर रहे होंगे ना, तो आपको साथ साथ पता चलता जाएगा कि कैसे इंडेंटेशन हम लोग का ख्याल रखते हैं, इंडेंटेशन का कैसे इंडेंटेशन को जो है ना यूज़ किया जाता है, कैसे फंक्शंस बनते हैं, क्लासेस बनते हैं, तो उनमें कैसे ब्लॉक्स हमारे पास बनते हैं। अब हमारे पास क्या है कि इट इज़ अ क्रूशल एस्पेक्ट ऑफ पाइथन सिंटेक्स, मतलब पाइथन सिंटेक्स का वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ जो है ना, एक आप कह सकते हैं कि मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ है कि अगर आपने इंडेंटेशन की थोड़ी सी भी मिस्टेक की तो आपका पूरे का पूरा कोड जो है ना बस रन टाइम पे क्रैश हो जाएगा। ठीक है, एंड इनकरेक्ट इंडेंटेशन कैन लीड टू अ सिंटेक्स एरर, आपके पास सिंटेक्स एरर आपके पास शो होगा अगर आपने इनकरेक्ट इंडेंटेशन दी होगी। ठीक है, व्हाट इज इंडेंटेशन? इंडेंटेशन है क्या? Indentation is the process of adding spaces or tabs to the beginning of a line of code to indicate that it is part of larger block of code। मतलब आपने कोई ब्लॉक ऑफ कोड लिखना है, उसके लिए आप शुरू मतलब लाइन को स्टार्ट करने से पहले आप क्या करते हैं, स्पेसेस या टेब्स ऐड करते हैं। ठीक है, अभी हम लोग देखते हैं कि कैसे स्पेसेस और कितनी टेब्स कैसे हमने ऐड करनी। In Python, indentation is used to define the structure of code and to show the relationship between different blocks of code। मतलब डिफरेंट ब्लॉक ऑफ कोड को के दरमियान रिलेशनशिप बताने के लिए हमारे पास ये एक स्ट्रक्चर जो है यूज़ होता है, और जिसे हम लोग इंडेंटेशन कहते हैं। अब वाई इंडेंटेशन इज़ इम्पोर्टेंट? इम्पोर्टेंट क्यों है? क्योंकि हमारे पास हमने क्या कहा, ये हमारे पास ये मददगार साबित होती है कोड को स्ट्रक्चर वे में लिखने के लिए। मतलब डिफाइन द स्ट्रक्चर ऑफ अ कोड, शो द रिलेशनशिप बिटवीन डिफरेंट ब्लॉक्स ऑफ कोड, मेक द कोड मोर रीडेबल एंड अंडरस्टैंडेबल। ये भी बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि हमारे पास कोड इसके ज़रिए हमारे पास एक रीडेबल बन जाता है और हमें इजी टू अंडरस्टैंड होता है। जब कोई और भी हमारा कोड आके लिख देख रहा होता है तो उसके लिए बड़े आसानी से उसको समझ आ रही होती है। तो पाइथन जो है ना, हम लोगों ने कहा था कि बिल्कुल सिंटेक्स जो है ना इसका सिंपल है और हमारे पास रीडेबल है। ठीक है, प्रिवेंट सिंटेक्स एरर, मतलब इंटेंशन अगर आपने करेक्ट यूज़ की होगी तो एरर्स को जो है ना प्रिवेंट करता है, रोकता है। ठीक है, रूल्स ऑफ इंडेंटेशन हैं क्या, मतलब इंडेंटेशन देनी कैसे, यूज़ कैसे करनी है आपने? तो यूज़ कंसिस्टेंट इंडेंटेशन, यूज़ आइदर स्पेस और टेब्स फॉर इंडेंटेशन बट नॉट बोथ। मतलब आपने दोनों चीज़ें नहीं यूज़ करनी, लेकिन आपने या तो स्पेस यूज़ करनी है और या फिर टेब्स यूज़। अब हमारे पास जो प्रोफेशनल वे है या जो हमारे पास प्रेफरेबल है वो हम लोग देखेंगे कौन सा है। तो यूज़ फोर स्पेसिस फॉर ईच लेवल ऑफ इंडेंटेशन। अगर कहीं पे भी आपने इंडेंट करना है अपने कोड को, या इंडेंटेशन देनी है, या आपने अपना ब्लॉक बनाना है कोड का, तो आप फोर स्पेसिस यूज़ करते हैं। दिस इज़ द स्टैंडर्ड कन्वेंशन इन पाइथन। पाइथन के अंदर एक स्टैंडर्ड कन्वेंशन है, तो ये आपने इसको फॉलो करना लाजमी होता है। ठीक है, अब हमारे पास इंडेंट आफ्टर अ कॉलन, मतलब कोई भी आपने ब्लॉक बनाना है तो सबसे पहले आपने कॉलन लगाना होगा, उसके बाद आपने नेक्स्ट लाइन पे उसके अंदर हर लाइन मतलब उसके बाद जितनी भी लाइनें लिखेंगे वो आपने एक फोर स्पेसिस के साथ, या फिर उसके बजाय आप एक टेब यूज़, ठीक है, एक टेब या फोर स्पेसिस आप यूज़ करके आप इंडेंटेशन को जो है ना मेक श्योर कर सकते हैं। अब हमारे पास क्या है कि सेमी कॉलन इज़ यूज टू इंडिकेट द स्टार्ट ऑफ द ब्लॉक ऑफ कोड। मतलब सेमी कॉलन जहाँ भी देखेंगे आप, सॉरी कॉलन, जो कॉलन है वो आप जहाँ भी देखेंगे
आपको पता चल जाना चाहिए कि यहाँ इसके बाद हमारे पास कोई ब्लॉक ऑफ कोड आ रहा है जो कि हमारे पास पूरे का पूरा एक स्ट्रक्चरल वे ऑफ कोडिंग है वो है। या फिर आप फंक्शन लिखते होंगे तो उसके एंड पे भी फंक्शन को असाइन करते हुए आप कॉलन लगाएंगे, तो उसके बाद आप जो भी कोड लिख रहे होंगे वो फंक्शन बॉडी होगी या फंक्शन का ब्लॉक होगा, ठीक है। इंडेंट द नेक्स्ट लाइन ऑफ कोड आफ्टर द कॉलन, मतलब आप कॉलन जब भी लगाएंगे उसके नेक्स्ट लाइन जो होगी वो आप क्या करेंगे, इंडेंट करेंगे, मतलब 4 स्पेसेस या फिर आप एक टेप देंगे। अब इसकी एग्जांपल हम लोग देख रहे हैं नीचे कि इंडेंट आफ्टर अ फंक्शन और क्लास डिफिनीशन, मतलब कोई फंक्शन भी बना रहे होंगे या फिर कोई क्लास भी डिफाइन कर रहे होंगे, तो आप उसके बाद आप कॉलन लगाकर और नेक्स्ट लाइन से आप क्या कर रहे होंगे, इंडेंटेशन दे रहे होंगे प्रॉपर, ठीक है। अब उसकी एग्जांपल दी हुई है कि अगर आपने कोई कंडीशन भी लिखनी है ना, इफ़ ट्रू, अब आप कंडीशन के अकॉर्डिंग आगे कुछ भी लिखना चाहते हैं तो आपने कॉलन लगाया और उसके बाद क्या किया, यहाँ पर स्पेसेस कुछ ऐड कर दिए। अब इन स्पेसेस के बाद क्या हो रहा है, आपका कोड लिखा हुआ आपने, ये आपके पास करेक्ट इंडेंटेशन, इंडेंटेशन का ये तरीका है। अब अगर इनकरेक्ट अगर आप लिखेंगे आपके पास जिससे एरर शो होगा तो वो ये है, आपने एक कंडीशन दी कि आगे हम लोग देखेंगे कि इफ़ क्या होता है और आगे ये क्या चीज़ें, लेकिन फ़िलहाल आपने समझने के लिए रखना है यहाँ पर कि ये आपके पास एक कंडीशन है और आपने कॉलन लगाया, कॉलन से हमने क्या पहचाना कि यहाँ पर आपका इसके बाद जो आने वाला है वो एक ब्लॉक ऑफ कोड होने वाला है। और उसके लिए हमने क्या कहा कि जैसे ही कॉलन लगाएंगे हम लोग तो उससे वेरी नेक्स्ट लाइन, उसकी जो अगली लाइन होगी उसमें हम क्या करेंगे, इंडेंटेशन देंगे, ठीक है। तो ये इंडेंटेशन नहीं दी हुई, ये इंडेंटेशन नहीं दी, तो यहाँ पर इस कोड, अगर इस कोड को हम लोग चलाएंगे तो ये क्या आ जाएगा हमारे पास, इनकरेक्ट इंडेंटेशन है, सिंटैक्स एरर प्रोड्यूस करेगा, ठीक है। अब करेक्ट इंडेंटेशन फंक्शन के केस में, ये हमारे पास पाइथन का एक फंक्शन है, उस केस में भी यही है कि आप फंक्शन जब डिफाइन करेंगे उसके बाद कॉलन लगाएंगे एंड पे, और कॉलन के बाद फंक्शन की बॉडी जो होगी वो इंडेंट करके लिखेंगे, ठीक है। अब इस तरह हमारे पास इनकरेक्ट भी बताया हुआ है कि अगर आप फंक्शन एक डिफाइन कर रहे हैं और उसी को यहाँ से नेक्स्ट लाइन से आप क्या करें, स्टार्ट से ही स्पेसेस ना दें, ये इनकरेक्ट वे है, ये सिंटेक्स एरर क्या करें, ठीक है। तो ये कोई एक इंडेंटेशन जो है ना एग्जाम्पल चल भी रही है, अगर आप देखें इंडेंट दे रहे हैं तो प्रॉपर आपको कोड रीडेबल भी हो रहा है और इजी टू अंडरस्टैंड है आपके पास। और अगर इंडेंटेशन नहीं देंगे तो आपके पास, आपको खुद ही आपका कोड मेसी हो जाएगा, आपको समझने में मुश्किल होंगी, या फिर अनदर डेवलपर कोई आगे आपके कोड को पढ़ेगा फिर भी, और पाइथन भी स्ट्रिक्टली जो है ना इसको चेक कर रहा होता है, तो इसके बगैर आपका कोड एग्जीक्यूट ही नहीं होगा, आपका प्रोग्राम क्या हो जाएगा, क्रैश कर जाएगा, ठीक है। देन हमारे पास हमारा जो नेक्स्ट इंडेंटेशन की जो है ना कुछ एग्जाम्पल्स हैं, और फिर हम लोग अपना फर्स्ट कोड भी लिखते हैं। अच्छा, एक और चीज़ भी, एक और फीचर भी आपको आज बताता चलो गूगल कोलैब का, वो ये है कि हमारे पास सिंपल अगर हमने एआई भी यूज़ कर रहे हैं ना इस कोड के अंदर, मतलब इस कोलैब के अंदर रहते हुए एआई का यूज़ करना है, अगर हमारे पास कोई एरर आता है हमें रिजॉल्व कराना है तो वो भी हम लोग सिंपल यहीं से करा सकते हैं, ठीक है। अब हमारे पास क्या है, ये हमने कहा, क्या कहा था कि कोड सेल होता है और टेक्स्ट सेल होता है, तो ये हमारे पास एक कोड सेल है, ठीक है, ये याद रखिएगा, ये हमारे पास यहाँ पर जो बना हुआ है ये कोड सेल है, इसकी पहचान इस प्ले बटन से करेगा, कोड सेल के साइड पे इधर प्ले बटन होगा, करने के लिए चलाते हैं कोड को लिख के उसको चलाने के लिए, ठीक है। अब हमारे पास एक एक्सरसाइज दी हुई है कि हमने अपना फर्स्ट पाइथन का प्रोग्राम लिखना है, तो हम सिंपल इसमें एक कोड लिख लेते हैं, प्रिंट में लिखता हूँ। प्रिंट क्या है हमारे पास, बिल्ट इन, पाइथन के अंदर एक बिल्ट इन फंक्शन है, इसके अंदर जो भी हम लोग वैल्यू दे रहे होते हैं, पास कर रहे होते हैं, वो हमारे पास एग्जीक्यूट होके आ जाती है हमारे पास। तो सिंपल आपने अभी अभी के लिए फ़िलहाल इतना ही रखना है इसको, कि प्रिंट हमारे पास बिल्ट इन फंक्शन है पाइथन के, और अब हम इसको रन करेंगे। अब एक और चीज़ जो मैं बताने वाला था वो क्या था, ऐड भी कर, सेल हम लोग क्या करेंगे यहाँ पर ऐड, सेल जब ऐड किया तो यहाँ पर एक आता है हमारे पास लिखा हुआ, स्टार्ट कोडिंग और जनरेट विद, या तो स्टार्ट करें, हम इस पर क्लिक करेंगे तो हमारे पास एक प्रॉम्प्ट हमारे पास
एक इनपुट फील्ड सी आ जाएगी जो कि हमसे प्रॉम्प्ट लेगी और हम इस पर लिखेंगे के अकॉर्डिंग हमारे पास एआई के थ्रू हम कोड इसके अगर जो भी है, के अकॉर्डिंग हमारे पास इसका आंसर आएगा और वो भी प्रोग्राम लिखा हुआ आएगा। तो हम सिंपल अगर ऐसे कह दें कि हमारे पास गेट कर, तो ये सिंपल प्रॉम्प्ट हमारा क्या था, क्रिएट हेलो वर्ल्ड प्रोग्राम। इसने हमें इफ़ ट्रू और हेलो वर्ल्ड प्रोग्राम लिख के दे दिया। अगर हम इसको रन कराएंगे तो सिंपल हमारे पास हेलो वर्ल्ड लिखा हुआ आ जाएगा। तो जो मतलब आप डिफरेंट प्रोजेक्ट्स बना रहे हैं या डिफरेंट आपके पास कोई लॉजिक लिखनी है, कोई फंक्शन लिखना है किसी चीज़ के लिए, तो आप डायरेक्टली यहाँ पर न्यू सेल क्रिएट करके उसके अंदर एआई के थ्रू भी उसको लिखा सकते हैं, ठीक है। लेकिन शुरू में आपने इन चीज़ों से थोड़ा सा बच के रहना है, मतलब एआई को ज़्यादा यूज़ नहीं करना। कोशिश करनी है कि आपके लॉजिक बिल्डिंग ज़्यादा से ज़्यादा हो और बेसिक्स जो है ना वो अच्छी स्ट्रॉन्ग बन जाए। जब बेसिक्स स्ट्रॉन्ग होंगी तो आगे अगर आप फ्यूचर में एजेंटिक एआई की तरफ या फिर मज़ीद एआई की किसी भी फील्ड की तरफ चाहेंगे, तो अगर आपकी पाइथन की बेसिक्स स्ट्रॉन्ग होंगी, आपको ओवरऑल पता होगा कि पाइथन का कोड एग्जीक्यूशन कैसे हो रही है, क्या वर्किंग हो रही है इसके पीछे, या कोई भी आगे मज़ीद चल के हम लोग नेक्स्ट सेशंस में कोई टॉपिक्स देख रहे होंगे, उनकी भी इंटरनल वर्किंग्स, उनकी भी एग्जांपल्स कोशिश करेंगे हम लोग कि प्रैक्टिकल रियल वर्ल्ड एग्जांपल्स भी हम लोग साथ साथ कवर करें, ताकि हमें पता हो कि हम लोग जो भी लॉजिक्स पढ़ रहे हैं, जो भी फंक्शंस पढ़ रहे हैं, इनको हम लोगों ने यूज़ कहाँ करना है, इनके यूज़ केसेस क्या हैं, ठीक है। तो हम कोशिश करेंगे ये चीज़ें रखेंगे और आपने भी कोशिश करनी है कि शुरू में स्टार्टिंग में लॉजिक बिल्डिंग करनी है ज़्यादा से ज़्यादा और कोड खुद लिखना है। कोड क्या करना है, खुद लिखना है ज़्यादा से ज़्यादा, एरर हैंडलिंग करनी है। और मैंने सेशन के स्टार्ट में भी बताया कि अगर पहले तो कोशिश करें खुद ही उसको रिजॉल्व करें, खुद उस एरर को पढ़ना सीखें, उसको पढ़ के उसके अकॉर्डिंग अपने कोड के अंदर चेंजिंग्स करें और जहाँ लगता है आपको कि क्या मैंने गलती की है उसको खुद एक्नॉलेज करें और उसको खुद सेट करें। लेकिन अगर नहीं होता तो फिर देन आप डिस्कॉर्ड कम्युनिटी पे आ सकते हैं और वहाँ पर दो ऑप्शंस मैंने दिए। ओवरऑल अगर आपने कोई भी पाइथन रिलेटेड आपका एरर हो, वो आप हेल्प मी के कैटेगरी में जाकर आप पाइथन का जो भी आपके पास चैनल है उस पर आप पूछ सकते हैं। अदरवाइज़ आपके पास अगर गवर्नर हाउस के स्टूडेंट हैं तो वहाँ पर अलग से कैटेगरी भी बनी हुई है, वहाँ भी जाकर आप क्या कर सकते हैं, एरर्स पेस्ट कर सकते हैं एज सुन एज आपको जो है ना उसके आंसर्स मिलेंगे, ठीक है। अब हमारे पास नेक्स्ट हमारा टॉपिक है पाइथन इज़ डायनेमिकली टाइप्ड लैंग्वेज विद ऑप्शनल टाइप हिंटिंग, ठीक है। हमारे पास हमने शुरू में भी बाइट कोड के टाइम पे भी डायनेमिकली टाइप्ड को थोड़ा सा देखा था, लेकिन असल हमारे पास की मेन एक्सप्लेनेशन यहाँ पर है कि कैसे हम लोग पाइथन को कहते हैं कि ये डायनेमिकली टाइप्ड लैंग्वेज है। और इसमें एक और फीचर है हमारे पास, वो है ऑप्शनल है, लेकिन वो क्या है, टाइप हिंटिंग का। कि हमारे पास टाइप हिंटिंग क्या होती है और कैसे यूज़ करते हैं वो भी हम लोग देखते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि पाइथन इज़ डायनेमिकली टाइप्ड लैंग्वेज। डायनेमिकली टाइप्ड लैंग्वेज है, इसका मतलब क्या है कि विच मीन्स दैट इट डज नॉट इन्फोर्स द डेटा टाइप ऑफ वेरिएबल एट कंपाइल टाइम। मतलब आप जब कंपाइल कर रहे होते हैं, हमने अब देखे, अब आपने रिवैम करना है और माइंड में सोचना है कि कंपाइल टाइम, कौन सा कंपाइल टाइम है भाई। जब हमारा पाइथन का कोड क्या होता है, इंटरप्रेटर में कंपाइलर कंपाइल करता है तो जहन में डायरेक्टली आना चाहिए कंपाइल टाइम पे हमारे पास क्या बनता है, बाइट कोड बनता है, ठीक है। तो बाइट कोड जब बन रहा होता है मतलब हमारा कोड कंपाइल हो रहा होता है, तो उस टाइम पे ये पाइथन इन्फोर्स नहीं करता डेटा टाइप्स को। मतलब अगर आप कोई डेटा टाइप लिखें भी पाइथन के अंदर, वो हम लोग देखेंगे कि क्या कैसे लिखते हैं हम लोग, लेकिन डेटा टाइप अगर मेंशन भी करें तो पाइथन उस डेटा टाइप को इन्फोर्स नहीं करेगा, उस वेरिएबल को ये नहीं कहेगा कि बस यही जो आपने मेंशन की हुई यही डेटा टाइप होनी चाहिए। कंपाइल टाइम पे ये इन्फोर्स नहीं करता पाइथन, ये बात याद रखनी है। इंस्टेड, बजाय इसके क्या होता है कि डेटा टाइप इज डिटरमाइंड एट रन टाइम। मतलब डेटा टाइप डिटरमाइन होती है रन टाइम पे। डिटरमाइन रन टाइम का मतलब ये है कि जो भी वैल्यू आपने स्टोर की होगी किसी वेरिएबल के अंदर, उस वैल्यू के अकॉर्डिंग पाइथन उसको डेटा टाइप, हम उसको उसी डेटा टाइप का डिटरमाइन कर देगा कि इस डेटा टाइप की जो हमारे पास वैल्यू आई हुई है तो ये वही डेटा, ठीक है। अब however python 3.5 and later versions also support optional type hinting। मतलब 3.5 वर्जन जो है
और उसके बाद के जितने भी अभी वेरिएंट्स आ रहे हैं लेटेस्ट तक, सब के सब क्या करते हैं, सपोर्ट करते हैं ऑप्शनल टाइप हैंडलिंग को। ऑप्शनल मतलब नाम से ही जाहिर है कि ऑप्शनल है, मतलब आप लगा सकते हैं और लगा नहीं भी सकते, ठीक है। और अब आगे जाकर इसको हम लोग मज़ीद जो है ना एडवांस टॉपिक्स में पढ़ेंगे कि इसको हम लोग मज़ीद इसके ऊपर कुछ और चीज़ें लगाकर हम इसको इन्फोर्स भी कराते हैं, लेकिन वो बात की चीज़ है। फिलहाल आपने ये याद रखना है कि पाइथन क्या है, डायनेमिकल टाइप लैंग्वेज है। कंपाइल टाइम पे ये इन्फोर्स नहीं करती डेटा टाइप्स को, और ये सिर्फ रन टाइम पे डेटा टाइप को क्या करती है, डिटरमाइन कर अकॉर्डिंग टू वैल्यू, जो भी वेरिएबल है उसका जो वैल्यू स्टोर है उसके अकॉर्डिंग डेटा टाइप को डिटरमाइन कर देती है रन टाइम पे, ठीक है। अब हमारे पास क्या है, ऑप्शनल टाइप हिंटिंग किस में है, 3.5 और उसके बाद के जितने भी नए वेरिएंट्स आए उन सब में। विच अलाउज डेवलपर्स टू एड टाइप एनोटेशंस एट देयर कोड, मतलब जब आप कोड लिख रहे हो उसी टाइम पे टाइप एनोटेट करना। एनोटेट क्या होता है, टाइप लिखना, उसके साथ मेंशन करना। टू स्पेसिफाई द एक्सपेक्टेड टाइप ऑफ वेरिएबल, मतलब ये जो टाइप हिंटिंग आप दे रहे हैं तो इसमें ये सिर्फ बता रहे हैं आप कि किस तरह की टाइप हो सकती है, ठीक है। और ये फ़ायदा किस में है, ये हमारे पास फ़ायदा डेवलपर के लिए है, या फिर दूसरा डेवलपर, या आपने कोड लिखा एक तो अपने आप के लिए भी है कि आपने एक कोड लिखा, आप 3 महीने बाद, 5 महीने बाद, साल बाद आप अपने कोड को पढ़ रहे हैं, तो आपको पता होगा कि इस वेरिएबल के अंदर इस तरह के डेटा टाइप का डेटा आने वाला है या इस तरह का डेटा टाइप का डेटा आएगा। तो ये हमारे पास एक तो हमें खुद भी फ़ायदा है। दूसरा हमें इसका फ़ायदा क्या है कि हमारा कोड हमने लिख के किसी और को दिया, तीसरा डेवलपर हमारे कोड में कोई मॉडिफिकेशन करना चाहता है या कुछ एडिटिंग करना चाहता है तो उसको भी पता चलेगा कि हाँ फलां वेरिएबल के अंदर इस टाइप का डेटा आएगा। तो इस चीज़ में हेल्पफुल होती है सिर्फ, बट हमारे पास कंपाइल टाइम पे पाइथन जो है इसको इन्फोर्स नहीं करता कि हाँ भाई वेरिएबल के साथ ये डेटा टाइप है तो इसके अंदर यही इसी डेटा टाइप का डेटा स्टोर होना चाहिए। कोई हमारे पास एरर नहीं शो होता इस चीज़ पे, ठीक है। अब हम लोग इसको एग्जांपल भी देखते हैं क्या है। सिंपल हमारे पास मैं आपको थोड़ा सा एक दो चीज़ें और बताऊंगा यहाँ पर, क्योंकि हमने चीज़ों को समझना है तो साथ साथ इंशाल्लाह चीज़ों को लेकर चलेंगे। फर्स्ट हमने अभी तक देखा प्रिंट। प्रिंट का एक हम लोगों ने बिल्ट इन फंक्शन देखा था जो कि हमारे पास वैल्यू को प्रिंट करके देता है। अब हमारे पास यहाँ पर एक और चीज़ आ गई, इनपुट, ठीक है। इनपुट भी एक बिल्ट इन फंक्शन है जो क्या करता है, यूज़र से इनपुट लेता है, ठीक है। क्या करता है, यूज़र से इनपुट लेता है, और यहाँ पर हम जो भी वैल्यू लिख रहे होते हैं वो हमारे पास वहाँ पर क्या हो रही होती है, शो हो रही होती है। और हमारे पास ये हमारे पास मेंशन करने के लिए कि हाँ भाई किस टाइप का डेटा हम लोग यूज़र से एक्सपेक्ट कर रहे हैं। यूज़र को मतलब प्रॉम्प्ट सा शो होता है कि हाँ ये चीज़ आपने इसके अंदर डालनी है, ठीक है। तो ये इसलिए यूज़ हो रहा है, इसके अंदर जो भी आप डालेंगे वो यूज़र को शो होगा, और आप जो वैल्यू यूज़र यहाँ देगा तो वो इस इनपुट के थ्रू ये जो वेरिएबल हमने बनाया इसके अंदर स्टोर हो जाएगी, ठीक है। अब हमने एक एज नाम का वेरिएबल बनाया और उसको इंट इंट मतलब इंटीजर वैल्यू होने वाली है, ये हमने एक टाइप दी, ये क्या दी, टाइप दी। और ये हमने क्या कहा, पाइथन के अंदर ये टाइप जो देना ये क्या है, ऑप्शनल टाइप हिंटिंग है, ठीक है। ये हमने एक टाइप दी इसको, और इसमें हम लोग एक यूज़र से इनपुट ले रहे हैं, और इंटर में हमने इनपुट में हमने क्या मैसेज शो कराना चाहा कि एंटर योर एज, एंटर योर एज। जब हम इस एज को यहाँ से लेंगे यूज़र से, हमने क्या कहा, इस वेरिएबल के अंदर यूज़र की एज आ जाएगी, ठीक है। और हमने क्या कहा, ये इंट होना चाहिए, क्या होना चाहिए, इंट होना चाहिए। हमने टाइप हिंटिंग दी, फिर हमने यहाँ पर प्रिंट कराया इस वैल्यू को। अब प्रिंट कराने के लिए देखें आपके पास स्ट्रिंग, अगर आपने दूसरी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस पढ़ी हैं, पढ़ते हुए आए हैं, जावास्क्रिप्ट, टाइपस्क्रिप्ट, तो स्ट्रिंग से तो आप लोग वाकिफ़ होंगे। लेकिन यहाँ पर एक नई चीज़ है, एफ लगाया हुआ है, एफ और उसके साथ क्या है, स्ट्रिंग है, ठीक है। इसको इन चीज़ों को आगे भी हम लोग कवर कर रहे होंगे, लेकिन अभी फ़िलहाल देख लें क्योंकि यहाँ पर यूज़ हुआ हुआ है तो आपके जहन में क्वेश्चन तो आएगा कि ये एफ़ क्या है और ये आगे चीज़ें क्या हैं। तो आपने क्या करना है, सिंपल समझना है इस टाइम के लिए कि एफ़ लगाने से हमारे पास क्या हो जाता है कि हम स्ट्रिंग के अंदर ही कर्ली ब्रेसेस के अंदर कोई भी वेरिएबल हो उसके यूज़ कर सकते हैं या कोई भी ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं, ठीक है। तो ये इसका बेनिफिट है। तो हम लोगों ने एफ स्ट्रिंग यूज़ की, एफ और यूर एज इज़ हम प्रिंट करा रहे हैं। प्रिंट का मतलब ये होगा कि हमारे पास जो आंसर आएगा ना वो जो हमारे पास होगा वो क्या शो होगा, कोड एग्जीक्यूट होके वो ये वाला होने वाला, यूर एज इज़, और जो यहाँ से एज आ रही होगी वो यहाँ पर आकर स्टोर, ठीक है। और हम साथ ही साथ एक और फंक्शन देखने वाले हैं, वो क्या है, टाइप का बिल्ट इन फंक्शन है। ये हमारे पास क्या करता है, टाइप बता देते हैं। कोई भी आपके पास वेरिएबल है, कोई भी चीज़ है, उसकी डेटा टाइप बता देगा कि किस डेटा टाइप का ये है। अब हमारे पास सिंपल, हम अगर इस कोड को चलाना चाहेंगे तो सबसे पहले हमारे पास मैसेज शो हो गया हमारे पास, क्योंकि हमने इनपुट का
बिल्ट इन फंक्शन यूज़ किया, उससे मैसेज किया एंटर योर एज। अगर हम लोग एज देते हैं कोई भी एज है 23, और अगर हम लोग इंटर करेंगे तो हमारे पास प्रिंट होकर आई एज, योर एज इज़, और एज क्या आई 23 आई। और देखें एक और चीज़ जो नई लगेगी आपको, वो क्या है कि टाइप एज क्या है, क्लास स्ट्रिंग str। str मतलब स्ट्रिंग है, लेकिन हमने तो क्या दिया था, इंट दिया था, लेकिन पाइथन ने इसको क्या कंसिडर किया, str। क्यों किया, क्योंकि हमारे पास जो इनपुट फील्ड से जो भी डेटा आ रहा होता है वो स्ट्रिंग में आ रहा होता है। किस में आ रहा होता है, स्ट्रिंग में आ रहा होता है। तो इस चीज़ से ये बात जाहिर हो रही है। वो हमारे पास क्या है कि हमारे पास जो भी हम लोग यहाँ पर डेटा टाइप्स दे रहे हैं ना, वो हिंट होते हैं, जस्ट वो क्या होते हैं, हिंट होते हैं। बस नाम से जाहिर है कि वो हिंटिंग है, हिंट दे रहे हैं हम लोग। बाकी जो है वो हमारे पास रन टाइम पे पाइथन खुद ही जो डेटा आने वाला है वैल्यू, उस वैल्यू के अकॉर्डिंग डेटा की टाइप डिटरमाइन करती है। और अगर हम उससे चेक भी करें तो हमें पता चल रहा है कि हाँ भाई पाइथन ने इसको स्ट्रिंग ही कंसिडर किया है। तो ये चीज़ें जो है हमारे पास ये याद रखने वाली हैं कि हमारे पास ये जो टाइप हम लोग एनोटेट कर रहे होते हैं डेवलपमेंट के दौरान, ये जस्ट टाइप हिंटिंग है। इसका पाइथन के जो है हमारे पास कोड एग्जीक्यूट करने पे या फिर कोड चलने में कोई फ़र्क नहीं होने वाला। पाइथन जो है वो अपने रूल्स को फॉलो करेगा, वो रन टाइम पे ही क्या करेगा, और डिटरमाइन करेगा डेटा टाइप को, क्योंकि हमने क्या कहा, वो डायनेमिकली टाइप्ड लैंग्वेज। ठीक है। अब उसके की करेक्टरिस्टिक क्या है कि डायनेमिकली टाइप्ड है। वो क्या है कि पाइथन डेटा टाइप इज डिटरमाइंड एट रन टाइम। ठीक है, ये बात याद रखने वाली है, नॉट एट कंपाइल टाइम। उसके बाद ऑप्शनल टाइप हिंटिंग भी मौजूद है कि वो क्या करती है, ऑप्शनल टाइप हिंटिंग होती है बट इट कैन हेल्प विद कोड रीडेबिलिटी। बस वही मैंने कहा पहले भी कि कोड रीडेबिलिटी के लिए अच्छी है। ऑटो कंप्लीशन एंड स्टैटिक टाइप चेकिंग। अब ये ऑटो कंप्लीशन और स्टैटिक टाइप चेकिंग जो है ना, ये हमारे पास ये बाद में हमारे काम आने वाले है कि हम लोग टाइप हिंटिंग देकर वो स्ट्रिक्ट भी करा सकते हैं पाइथन को। और ये एडवांस टॉपिक्स हम इनको कैसे कराना है। ठीक है। नो कंपाइल टाइम टाइप चेकिंग, तो मतलब कंपाइल टाइम पे पाइथन के अंदर टाइप चेकिंग नहीं होती। रन टाइम पे पाइथन के अंदर जो भी वेरिएबल्स हम लोग बना रहे होते हैं उनकी जो डेटा टाइप है वो डिटरमाइन होती है एट रन टाइम। ठीक है। अब हमारे पास वाई यूज़ टाइप हिंट्स, तो इसको जो है ना हमारे पास सिंपल 3-4 पॉइंट्स इसको देख लेते हैं कि टाइप हिंट्स आर यूजफुल फॉर सेवरल रीजंस। कौन कौन से रीजंस हैं, इम्प्रूव्ड कोड रीडेबिलिटी फर्स्ट, बेटर कोड कंप्लीशन, स्टैटिक टाइप चेकिंग, इम्प्रूव डॉक्यूमेंटेशन। मतलब हम जो भी कोड लिख रहे हैं उसको जो है ना उसकी रीडेबिलिटी को बढ़ाती है। और स्टैटिक टाइप चेकिंग ये हम लोग बाद में इसको डिटेल में हम लोग कवर करेंगे, वो कैसे हम लोग टाइप हिंटिंग के थ्रू स्टैटिक टाइप चेकिंग भी लगा सकते हैं। और लोग इससे जो है हम लोग अपने कोड में एरर्स से जो है, और इम्प्रूव डॉक्यूमेंटेशन, ये हमारी डॉक्यूमेंटेशन टाइप हिंट्स कैन फॉर्म, तब एक किस्म की डॉक्यूमेंटेशन ही हो गई ना हमारे पास कि हम कोई भी वेरिएबल उसके अंदर वैल्यू स्टोर होने वाली है या यूज़र से इनपुट आने वाला है, तो आप पहले से ही आप उसको बता देते हैं कि इस तरह की टाइप होने वाली है, इस तरह का डेटा। ठीक है। अब बेसिक सिंटेक्स जो है हमारे पास वेरिएबल्स का देख लेते हैं कि वेरिएबल कैसे बनाते हैं, तो उसके साथ टाइप कैसे। बस तो वेरिएबल का नाम एक्स के नाम कॉलन लगाना है, और आप टाइप्स जो है हमारे पास सेकंड लेसन हमारा डेटा टाइप्स पे ही है कि किस कौन कौन सी डेटा टाइप्स हमारे पास होती हैं, वो हम डिटेल में वहाँ देखेंगे। फिलहाल हम लोग इंट हमने एक देख ली और str स्ट्रिंग देख ली। ठीक है। बाकी फ्लोट होती है, कॉम्प्लेक्स होती है, बुलियन होती है, और मज़ीद और भी हैं, वो हम लोग नेक्स्ट लेसन में इंशाल्लाह कल के सेशन में कवर करेंगे। इस तरह फंक्शन के साथ अगर टाइप हिंटिंग लगानी है हमने, तो क्या है, फंक्शन का सिंटेक्स अभी देखने की ज़रूरत नहीं है, ये फंक्शन है सिंपल। और अगर फंक्शन का पैरामीटर है तो उसके अंदर भी कॉलन लगाकर str, और वो फंक्शन अगर कुछ रिटर्न कर रहा है तो वो भी स्ट्रिंग वैल्यू रिटर्न कर रहा है, तो यहाँ पर str लिख दिया। सिंटेक्स फंक्शन का हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे, और एक अलग हमारे पास पूरा लेसन है इसका, तो उसको हम डिटेल में कवर करेंगे। ठीक है। अब टाइप हिंटिंग फॉर कॉम्प्लेक्स टाइप्स, तो इसको भी फ़िलहाल देखने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अभी तक आपने सिंटेक्स नहीं पढ़े हुए, तो आपको फिर जो है ना मुश्किलात होंगी इसको समझना। तो जब हम लोग साथ साथ आगे चीज़ें कवर करेंगे तो मैं साथ साथ बताता जाऊंगा, और इंशाल्लाह क्वेश्चनिंग भी करेंगे हम लोग कि हाँ भाई बताएं यहाँ पर क्या किस तरह की टाइप यूज़ हो रही होती है। और साथ साथ हम लोग फर्स्ट सेशन के
क्वेश्चंस भी रिवाइज कर रहे होंगे हर सेशन में। जो पिछला कवर किया हर सेशन के दौरान हम लोग रिवाइज कर रहे होंगे। तो इससे एक हमारे पास अच्छी जो है साथ साथ रिवीजन भी होती जाएगी। ठीक है, अब बेस्ट प्रैक्टिसेस देख लें कि यूज़ टाइप हिंट्स कंसिस्टेंटली थ्रू आउट योर कोड और यूज़ द मोस्ट स्पेसिफिक टाइप पॉसिबल। मतलब आपको लगता है कि ये यही टाइप हो सकती है तो उस टाइप यूज़ करें, कंसिस्टेंटली यूज़ करें। तो ये आपको पता ही है क्यों यूज़ करें, क्योंकि हमारी कोड की रीडेबिलिटी इससे बेहतर होती है। ठीक है, और यूज़ टाइप हिंट्स फॉर फंक्शन पैरामीटर्स, रिटर्न टाइप्स। मतलब हर चीज़ में कोड जो भी लिख रहे हैं आप पूरे का पूरा, उन सब में आप टाइप हिंट यूज़ करें। और यूज़ टाइप हिंट्स फॉर कॉम्प्लेक्स टाइप्स भी, सच एज लिस्ट और डिक्शनरीज, इनमें भी आप। अब हमारे पास एक और मेन टॉपिक जो हमारे पास अक्सर जिक्र होता है, एक होती है ऑब्जेक्ट बेस्ड लैंग्वेज और एक होती है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज। हमने डिफरेंट स्टार्ट में मैंने डिफिनेशन में बताया था आपको पाइथन की, कि हम लोग इसको बाद में कवर करेंगे कि पाइथन जो है ना प्रोग्रामिंग, हम लोग डिफरेंट पैराडाइम्स, मल्टीपल पैराडाइम्स के थ्रू कर रहे होते। अब उनमें हमने एक देखा था ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्राम। ठीक है, और इसको ऊप्स बोलते हैं, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। ठीक है, अब हमारे पास हम देखते हैं कि दो टर्म्स है हमारे पास, एक है ऑब्जेक्ट बेस्ड लैंग्वेज और एक है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज। ऑब्जेक्ट बेस्ड लैंग्वेज क्या होती है कि हमारे पास की डिफिनेशन क्या है कि एन ऑब्जेक्ट बेस्ड लैंग्वेज इज अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज दैट सपोर्ट्स द कॉन्सेप्ट ऑफ ऑब्जेक्ट्स। ऑब्जेक्ट्स का कॉन्सेप्ट इनमें होता है बट डज नॉट फुली इम्प्लीमेंट ऑल द फीचर्स ऑफ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। तो ये याद रखिएगा, सिर्फ आपने फ़िलहाल नाम याद रखना है, बाकी हम लोग इन चीज़ों को कवर करेंगे आगे के सेशंस में कि ऑब्जेक्ट्स क्या होती हैं और ऊप्स क्या होता है। तो ये सब कुछ हम लोग डिटेल में देखेंगे, इनके ऊपर कम से कम 3 से 4 सेशंस होने वाले हैं और ये हमारे पास एडवांस टॉपिक है और ये आगे काफ़ी काम आने वाला है, रियल वर्ल्ड प्रोजेक्ट्स में बहुत काम आने वाली चीज़ है। ठीक है, हमारे पास तो ये हमारे पास कोड लिखने का एक तरीका है। ठीक है, मैंने बताया था पैराडाइम स्ट्रक्चर है, तरीका है हमारे पास। तो ये हमारे पास, अब हमने सिर्फ सिंपल यहाँ पर ना इस जो ये हमारे पास ये 2-3 पैराग्राफ लिखे हुए हैं ना, इनसे हमने एक ही चीज़, एक नतीजा अखज़ करना है। वो क्या है कि इन दोनों में डिफरेंस क्या है और हमारे पास पाइथन इनमें से कौन सी लैंग्वेज। ठीक है, तो फर्स्ट हमने पढ़ा कि ऑब्जेक्ट बेस्ड लैंग्वेज क्या होती है। ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, ये सपोर्ट करती है इसको, डज नॉट सपोर्ट, इसको डज नॉट सपोर्ट ऑब्जेक्ट्स को तो सपोर्ट करती है, लेकिन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग मतलब ऊप्स के फुल्ली फीचर्स को सपोर्ट नहीं करते। इसका मतलब ये है कि जब आप क्या करते हैं, ऑब्जेक्ट्स को क्रिएट करते हैं, मतलब ऑब्जेक्ट्स बनाते हैं, ठीक है, और उनको मैनिपुलेट करते हैं, तो हो सकता है यू मे नॉट हैव फुल सपोर्ट फॉर फीचर्स लाइक इनहेरिटेंस, पॉलीमॉर्फिज्म, एनकैप्सुलेशन। ये जस्ट आपने नाम याद रखने हैं, इनहेरिटेंस, पॉलीमॉर्फिज्म एंड इनकैप्सुलेशन। ये हमारे पास मेन फीचर्स हैं किसके, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के। आप कह सकते हैं मेन प्रिंसिपल्स कह सकते हैं, फीचर्स कह सकते हैं किसके, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के। इनहेरिटेंस है, पॉलीमॉर्फिज्म है, इनकैप्सुलेशन है, इसके साथ एक आध कुछ ऐड भी होके हमारे पास आते हैं। तो वो भी हम लोग जब डिटेल में कवर कर रहे होंगे तो उनको भी, ठीक है। और ये हमारे पास फ़िलहाल जो आपने याद रखना है कि हमारे पास ऑब्जेक्ट बेस्ड लैंग्वेज जो है वो ऑब्जेक्ट्स को तो सपोर्ट करती है, लेकिन वो फुल्ली फीचर्स ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के सपोर्ट नहीं करती। तो सपोर्ट किस किस को करती है, सिर्फ इनकैप्सुलेशन के फीचर को और ऑब्जेक्ट्स को सपोर्ट करती है ऑब्जेक्ट बेस्ड लैंग्वेज। और किसको सपोर्ट नहीं करती, डज नॉट नेसेसरली सपोर्ट इनहेरिटेंस एंड पॉलीमॉर्फिज्म। पॉलीमॉर्फिज्म और इनहेरिटेंस को जो है ना सपोर्ट नहीं करती। और ऑब्जेक्ट बेस्ड लैंग्वेजेस की एग्जांपल जावास्क्रिप्ट है, और कौन सी जावास्क्रिप्ट है, प्रेयर टू ES6। ठीक है, ES6 से प्रेयर जो एग्जांपल है जावा, सॉरी लैंग्वेज है जावास्क्रिप्ट, जो ES6 के बाद वाली है वो। ठीक है, और VB स्क्रिप्ट एंड सम वेरिएंट ऑफ पास्कल एग्जांपल्स हैं जो कि ऑब्जेक्ट बेस्ड लैंग्वेज है। और इसके यूज़ केसेस क्या हैं कि ऑब्जेक्ट बेस्ड लैंग्वेज आर ऑफन यूज्ड फॉर स्क्रिप्टिंग एंड सिंपल एप्लीकेशन वेयर फुल फीचर्स आर नॉट रिक्वायर्ड। मतलब जहाँ पर अगर हमारे पास ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के
तमाम फीचर्स की ज़रूरत नहीं है तो वहाँ पर हम लोग सिंपल इस लैंग्वेज को यूज़ कर सकते हैं। लेकिन हमारे पास असल चीज़ जो है वो है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, और इसने बहुत ही ज़िंदगी को आसान कर दिया है। और जब हम इसका लेसन स्टार्ट करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि ये क्यों ज़रूरी है और इससे कितने बेनिफिट्स मिला है डेवलपर को। और अगर ये ना होती, इससे पहले क्या कुछ कर रहे थे डेवलपर्स और कितनी मुश्किलात का उनको सामना था, ये सब कुछ हम लोग डिटेल में कवर करेंगे। लेकिन फ़िलहाल आपने ओवरव्यू लेना है इनका, इनको जस्ट इनके अगर आपको यहाँ से नाम और जस्ट वन लाइनर डिफरेंसेस पता चल जाए तो बहुत है। जब आप आगे डिटेल में कवर कर रहे होंगे ये चीज़ें आपको रिकॉल हो रही होंगी और आपको इजी लगेंगी वहाँ पे समझ। अब हमारे पास ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज क्या होती है, कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज या प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या है, दैट फुली सपोर्ट्स प्रिंसिपल ऑफ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। और वो प्रिंसिपल कौन कौन से, इनकैप्सुलेशन, इनहेरिटेंस, पॉलीमॉर्फिज्म। ठीक है, मैं यहाँ पर इनके कुछ इनकी डिफिनीशंस लिखी हुई हैं, अगर आप चाहें तो पढ़ सकते हैं, लेकिन पढ़ने की फ़िलहाल ज़रूरत नहीं है क्योंकि हम इसको डिटेल में कवर करने वाले हैं आगे के लेक्चर्स में। ठीक है, और सिंपल हमने यहाँ से सिर्फ एक नतीजा लेना है कि हमारी पाइथन जो है वो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग है। ठीक है, ना कि ऑब्जेक्ट बेस्ड। ठीक है, अब उसके बाद एक और मेन कॉन्सेप्ट है, इसको हम लोग कवर कर लेते हैं। देन जो ये हमारा टॉपिक है डक टाइपिंग वाला, इसको हम आज के सेशन में स्किप करेंगे। नेक्स्ट जब हम लोग ऊप्स पे जाएंगे उसके साथ कवर, क्योंकि उससे बहुत रिलेटेड और है बड़ा इम्पोर्टेंट। कवर करेंगे हम लोग लाजमी, लेकिन सेशन काफ़ी लेंथी हो गया तो लगता है मुझे कि यहाँ तक रखना चाहिए। लेकिन इस चीज़ को कवर कर लेते हैं क्योंकि नेक्स्ट सेशन में हम लोग कोशिश करेंगे नेक्स्ट लेसन को स्टार्ट करें। ठीक है, और ये डक टाइपिंग इंशाल्लाह हम लोग साथ जब ये ऊप्स वगैरह हम लोग पढ़ रहे होंगे तो उसी के साथ कवर कर लेंगे। ठीक है, अब हमारे पास क्या है कि एक और वर्ड और ये एक और जो है हमारे पास इम्पोर्टेंट टर्म है, वो क्या है कि द पाइथन्स ऑब्जेक्ट सेंट्रिक नेचर। ऑब्जेक्ट सेंट्रिक नेचर क्या है हमारे पास पाइथन की, पाइथन एज एन ऑब्जेक्ट सेंट्रिक लैंग्वेज। पाइथन को हम लोग क्या कह सकते हैं, ऑब्जेक्ट सेंट्रिक लैंग्वेज है, क्योंकि पाइथन के अंदर क्या होता है, एवरीथिंग इज एन ऑब्जेक्ट। मतलब कोई भी चीज़ है पाइथन के अंदर वो सारी की सारी क्या है, ऑब्जेक्ट्स है। किस तरह, इन पाइथन एवरीथिंग इज ट्रीटेड एज एन ऑब्जेक्ट इंक्लूडिंग प्रिमिटिव डेटा टाइप्स लाइक इंटीजर्स, स्ट्रिंग्स एंड लिस्ट्स। मतलब पाइथन के अंदर जो हम लोग इंटीजर्स नंबर लिख रहे होते हैं, स्ट्रिंग्स लिख रहे होते हैं, लिस्ट लिख रहे होते हैं, ये सारी की सारी क्या है, ऑब्जेक्ट्स। अभी के लिए जस्ट आपने इतना याद रखना है कि हमारे पास पाइथन के अंदर जितना भी कोड लिखेंगे और इवन हमारे पास जो डेटा टाइप्स हम लोग यूज़ करेंगे वो सारी की सारी डेटा टाइप्स क्या हैं, ऑब्जेक्ट्स होती हैं हमारे पास। जस्ट ये वर्ड याद रखना है, आगे जैसे जैसे हम लोग यूज़ करेंगे इनके फीचर्स, इनकी प्रॉपर्टीज़, तो मैं साथ साथ बताता जाऊंगा। और जब हम ऑब्जेक्ट को अच्छे से पढ़ लेंगे ना तो फिर आपको मज़ीद क्लियर हो जाएगा कि ऑब्जेक्ट, आपको जब पता चल जाएगा कि ऑब्जेक्ट है क्या और कैसे हम लोग कह रहे थे कि सारी की सारी चीज़ें पाइथन में जो लिख रहे होते हैं हम लोग वो ऑब्जेक्ट होती हैं, तो इंशाल्लाह मज़ीद आपको वहाँ से क्लियर होगा। लेकिन जस्ट अभी के लिए आपने ये बात याद रखनी है कि पाइथन में एवरीथिंग जो होती है वो क्या होती है, ऑब्जेक्ट होती है। ठीक है, दिस मीन्स दैट ऑल डेटा टाइप्स इन पाइथन हैव एसोसिएटेड मेथड्स एंड प्रॉपर्टीज। मतलब उनके कोई कुछ ना कुछ फंक्शंस होते हैं और कुछ ना कुछ उसकी प्रॉपर्टीज होती है। ठीक है, और ये जब हम लोग यूज़ करेंगे तो मैं वहाँ बताऊंगा कि कौन सा प्रॉपर्टी, कौन सी उसकी प्रॉपर्टी है और कौन सा उसका मेथड है। अलाउइंग फॉर अ कंसिस्टेंट एंड अनडिफाइंड अप्रोच प्रोग्रामिंग, और जो हमें जो है ना बहुत अच्छी अप्रोच देता है, सॉरी अनडिफाइंड मैंने पढ़ा, यूनिफाइड। मतलब एक ही वे में चल रही होती है हमारा कोड। हम लोग सिंपल एक काम कर रहे हैं, एक डेटा टाइप हमने लिखी, उसी से रिलेटेड हमारे पास उसके मेथड्स आ रहे होते हैं, उसी से रिलेटेड हमारे पास उसकी प्रॉपर्टीज़ आ रही होती है। मतलब हम लोगों ने अगर एक इंटीजर लिखा तो हम एक इंटीजर के क्या कर सकते हैं, उसके साथ प्लस माइनस इस तरह के ऑपरेशंस परफॉर्म करा सकते हैं। इसी तरह उसकी हम लोग जो है ना हमारे पास डिफरेंट उसका स्क्वायर रूट फाइंड कर सकते हैं। उसके मज़ीद जो भी हमारे पास होता है ना मेथड्स होते हैं, जो मतलब फंक्शंस होते हैं, वो हम लोग उसके ऊपर परफॉर्म कर सकते हैं। अगर इससे हमारे पास कोई स्ट्रिंग वैल्यू, मतलब स्ट्रिंग क्या होती है हमारे पास, एक
सेंटेंस या कोई भी नॉर्मल वैल्यू हम लोग जो लिख होते हैं डबल कोट्स में लिखते हैं उसको हम लोग स्ट्रिंग वैल्यू बोलते हैं। तो हमारे पास स्ट्रिंग के भी कुछ मेथड्स होते हैं। मेथड से मुराद ये है कि हम लोग चाहते हैं कि स्ट्रिंग की वैल्यू अपर केस में मतलब सारे लेटर्स कैपिटल हों, फिर हमारे पास क्या हो, हमारे पास या फिर लोअर केस हो हमारे पास सबका, या फिर हम उनकी लेंथ फाइंड करें। तो ये इनके सबके एक मेथड्स बने हुए हैं, बिल्ट इन है, ठीक है, हमारे पास पाइथन की तरफ से प्रोवाइड, पाइथन का एनवायरनमेंट हमें दे रहा है, ठीक है। तो ये हमारे पास, हम इसलिए कहते हैं कि पाइथन के अंदर जो भी चीज़ हम लोग लिख रहे होते हैं वो क्या होती है, एक ऑब्जेक्ट एज ए ऑब्जेक्ट ट्रीट की जाती है, वो ऑब्जेक्ट होती है। हर ऑब्जेक्ट के क्या होते हैं, कुछ फंक्शंस, मतलब उनको फंक्शंस को मेथड्स भी बोलते हैं, या कुछ प्रॉपर्टीज़ भी होती हैं, ठीक है। तो वो हम जब जैसे यूज़ करते जाएंगे इंशाल्लाह मैं साथ साथ बताऊंगा कि कैसे ये ऑब्जेक्ट है, प्रॉपर्टीज़ और मेथड्स है, ठीक है। लेकिन आपने बात क्या याद रखनी है कि एवरीथिंग इन पाइथन एवरीथिंग इज एन फर्स्ट क्लास फंक्शन। ये एक बीच में एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है। फर्स्ट क्लास फंक्शन क्या होता है कि फंक्शन इन पाइथन आर फर्स्ट क्लास ऑब्जेक्ट्स। जो फंक्शंस पाइथन में बन रहे होते हैं वो क्या होते हैं, फर्स्ट क्लास ऑब्जेक्ट्स होते हैं। इसका मतलब क्या है, मीनिंग दे कैन बी पास्ड एज एन आर्गुमेंट, रिटर्न फ्रॉम अदर फंक्शंस एंड असाइन टू वेरिएबल्स। मतलब जो हम फंक्शन बना रहे होते हैं, ये फंक्शन क्या होते हैं, फर्स्ट क्लास फंक्शन कहलाते हैं, फर्स्ट क्लास ऑब्जेक्ट्स कहलाते हैं, सॉरी, फर्स्ट क्लास क्या कहलाते हैं, ऑब्जेक्ट्स कहलाते हैं। और क्यों, क्योंकि हम लोग क्या करते हैं, इन फंक्शंस को जो है ना किसी और फंक्शन के अंदर एज एन आर्गुमेंट भी पास कर रहे होते हैं, फिर हम इनको जो है ना रिटर्न भी करा होते हैं किसी फंक्शन के अंदर, या फिर किसी वेरिएबल के अंदर भी स्टोर कर रहे होते हैं। दिस अलाउ फॉर फंक्शनल प्रोग्रामिंग पैराडाइम अलोंगसाइड ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। मतलब जब हम फंक्शंस लिख के कोई प्रोग्रामिंग कर रहे होते हैं, सारी प्रोग्रामिंग कर रहे होते हैं, फंक्शंस लिखा, एक फंक्शन के अंदर दूसरा फंक्शन यूज़ किया, कोई भी टास्क परफॉर्म किया, कोई फंक्शन बना के किया, ठीक है, और हमने क्या किया, एक वेरिएबल बनाया, उसके अंदर भी एक फंक्शन डाल दिया हमने, या कोई फंक्शन उसको असाइन कर दिया, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग पूरे प्रोग्राम में अगर फंक्शंस ही लिख रहे हैं ना, तो ये क्या कहलाती है, हमारे पास फंक्शनल प्रोग्रामिंग कहलाती है। और पाइथन के अंदर हमारे पास ये भी यूज़ हो सकती है, फंक्शनल प्रोग्रामिंग भी, साथ साथ हम ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग भी यूज़ कर सकते हैं। तो दोनों एक साथ यूज़ कर सकते हैं हमारे पास। और सपोर्ट फॉर ऊप्स प्रिंसिपल, तो ये फ़िलहाल के लिए आप इनको छोड़ दें, क्योंकि हमने ऊपर भी इनको डिटेल में नहीं कवर किया। इसीलिए नहीं कवर किया क्योंकि इसके ऊपर अलग से मेरे ख्याल में 3 से 4 सेशन हमारे होंगे। तो ये हम लोग उधर डिटेल में ऊप है क्या और उसके प्रिंसिपल्स कौन कौन से, ठीक है। लेकिन इतना याद रखना है कि सपोर्ट करती है पाइथन ऊप, ठीक है। तो यहाँ तक था हमारा आज का फर्स्ट लेसन, ठीक है। अच्छा, आज के सेशन से रिगार्ड किसी का कोई क्वेश्चन हो तो पूछ सकते हैं। और देन हम लोग नेक्स्ट सेशन में, मैं आपको बताता चलूँ, हम लोग स्टार्ट करेंगे अपना नेक्स्ट टॉपिक पाइथन का और डेटा टाइप्स का। जो आज का सेशन था इसके पूरे टॉपिक्स मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिए, और इसमें सिर्फ हमने एक चीज़ छोड़ी है, डक टाइपिंग। ये हम लोग ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के साथ कवर करेंगे इंशाल्लाह आने वाले सेशंस में। और नेक्स्ट जो हमारा सेशन होने वाला है वो हम लोग डेटा टाइप्स पे करेंगे। तो अगर आज के सेशन के रिगार्ड्स किसी का कोई क्वेश्चन है तो पूछ सकते हैं, अदरवाइज़ हम आज के सेशन को यहीं पे एंड करते हैं। और रिकॉर्डेड वीडियोस भी आपको मिल जाएंगी, और डिस्कॉर्ड पे भी मैंने बता दिया, अगर आप प्रैक्टिस करते हुए कोई भी एरर फेस करते हैं कहीं भी आप, तो फ्रीली आप यहाँ पर आकर अपना मैसेज एरर पेस्ट कर दें, हम जितने जल्दी हो सकेगा पॉसिबल हम इसका आंसर करेंगे आपको। चलें, किसी का कोई क्वेश्चन नहीं, तो यहीं पर आज का सेशन हम लोग एंड करते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में डेटा टाइप्स के साथ। अल्लाह हाफिज़।